हेलो हेलो। चेंज करो टाइम फॉर अ ब्रेक, वरना वो ब्रेक में बैठे रहते हैं। हेलो हेलो हेलो। हेलो 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 हेलो, प्लीज बी सीटेड फास्ट। प्लीज बी सीटेड फास्ट गाइस, इट्स ऑलरेडी 5:30। हेलो हेलो। पीछे सेटल ऑन फास्ट। ओके, गुड इवनिंग एवरीवन। आई सेड गुड इवनिंग एवरीवन। ओके, डन टॉकिंग नाउ। आई अंडरस्टैंड कि तुम्हारा शेड्यूल बहुत अच्छा हो गया है, तो यू गाइज आर लिटिल टायर्ड, आई गेट इट, बट देयर इज नो अदर ऑप्शन। यू हैव टू मैनेज विद दिस। कुछ नहीं कर सकते बेटा। इट्स गोइंग टू बी लाइक दिस ओनली फॉर नेक्स्ट 2.5 months, वट एवर टाइम पीरियड वी हैव। तो थोड़ा ट्राई करो, एफर्ट डालो। 15-20 days के बाद और मुश्किल होगा ऑब्वियसली, एंड देन विद द होप कि जल्दी कुछ खत्म होने वाला है, एक आध सब्जेक्ट एटलीस्ट, यू विल स्टार्ट कमिंग बैक टू योर नॉर्मल सेंसेस। ठीक है, ये हमेशा से ऐसा प्रोसेस होता है। इस बार ऑब्वियसली विद द कॉस्टिंग इन ग्रुप 2 एज अ लेक्चर थोड़ा सा और चैलेंजिंग है। पीछे बेटा, प्लीज बी सेड फास्ट। एक तो तुम लेट आ रहे हो, मैं तुमने बहुत अच्छा साइड देखा अभी तक, अगर गुस्सा है ना एक बार राइट साइड जल्दी और टपली मार रहा है उसको यार। तुमको ऐसा लग रहा है तुम सारसबाग में हो गया? तो तुम्हें मतलब थोड़ा ऐसा रियलिटी चेक है दैट यू आर सिटिंग इन अ क्लासरूम जहां तुम प्रोफेशनल कोर्स। ए, ये क्या आवाज है भाई? प्लीज तुम तुम्हारे ग्रुप 1 की मेमोरीज वहीं रखो, यहां मत लेके आओ। चलो, कोई फायदा नहीं है कोच। सी, हो गया। तुम तुम्हारा कमीशन कलेक्ट कर सकते हो, जिसने भी तुमको ऐसा बोला है। नाउ
Let's get back. Yesterday, we started with chapter number 1. I gave you a basic introduction of strategic management. कल अगर आपको याद रहेगा बच्चों, we talked about कि normally ये जो strategic management concept है, ये थोड़े bigger conglomerates, settled businesses के point of view से कंसल्टिंग वर्ल्ड कैसे वर्क करता है उसका एक फ्रेमवर्क है कि भाई किस बिजनेस को हमें इंप्रूव करना है. याद है क्या कुछ? वेयर आर वी, दैट इज फर्स्ट परफॉर्मिंग अ सिचुएशन एनालिसिस, देन डिसाइडिंग वेयर यू वांट टू बी. अपने कुछ गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को सेट करते हैं. देन वी ट्राई टू फाइंड आउट द बेस्ट पॉसिबल स्ट्रेटजी फॉर आवर बिजनेस एंड देन वी ट्राई टू इंप्लीमेंट दैट स्ट्रेटजी एंड इंश्योर कि जो हमारे गोल्स हैं, जो हमारे लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स हैं, उन्हें हम अचीव कर पाए. दैट वाज द एसेंस ऑफ द वर्ड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, जिसका ओवरव्यू हमने कल आपको दिया था. आज स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट डिटेल में डिस्कस होगा, बट बिफोर वी गो देयर हमने एक वर्ड पढ़ा था आईसीआई मॉड्यूल के हिसाब से, मैनेजमेंट वर्ड क्या होता है. देन हमने एक वर्ड डिस्कस करना शुरू किया था, दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रेटेजी. तो पहले हमारा डिस्कशन ऑन स्ट्रेटेजी कंप्लीट करेंगे एंड देन वी विल मूव ऑन टू द वर्ड कॉल्ड एज स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट. अभी के लिए आप अपना नोटबुक्स निकालिए. कल जो हमने डिस्कशन किया था उसमें थोड़ा स्ट्रेटेजी के ऊपर हमारा डिस्कशन हुआ था, आपने कुछ पॉइंट्स लिखे थे, उसे फटाफट रिवाइज करते हैं और फिर आगे बढ़ना शुरू करते हैं. इन नोटबुक्स सी केयरफुली. स्ट्रेटेजी के लिए हमने एक सिंपल सा डेफिनेशन लिखा था. इट इज अ लॉन्ग रेंज ब्लूप्रिंट ऑफ एंटिटीज डिजायर्ड इमेज. मतलब सर लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से एक तरीके से ब्लूप्रिंट है, मतलब स्केच है कि एज अ बिजनेस हम कैसा इमेज या रेपुटेशन बिल्ड करना चाहते हैं, हम एग्जैक्टली क्या डायरेक्शन को फॉलो करना चाहते हैं, क्या डेस्टिनेशन को अचीव करना चाहते हैं, ये डिफाइन करना कहलाता है द मीनिंग ऑफ द वर्ड स्ट्रेटेजी. मतलब स्ट्रेटेजी इन सिंपल टर्म्स मीन्स a plan of action that will help you to achieve your different business के objectives. तो वही डिफाइन करने का मल्टीपल सेंटेंसेस यूज किया जाएगा. बट हमने एक इंटरेस्टिंग चीज कल पढ़ी थी, सिर्फ अच्छा स्ट्रैटेजी बनाना सफिशिएंट नहीं होगा, स्ट्रैटेजी के साथ साथ में इंप्लीमेंटेशन भी इक्वली इंपॉर्टेंट होगा. दैट इज व्हाई वी रोट अ सेंटेंस. सिर्फ एक अच्छा स्ट्रैटेजी होना विल नॉट सब्स्टिट्यूट कि आपको अच्छे मैनेजमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी. आपको स्ट्रैटेजी के साथ में अच्छा मैनेजमेंट भी इक्वली इंपॉर्टेंट लगता है. दैट इज व्हाई अल्टीमेटली वो बोलेगा व्हाई इट इज कॉल्ड एज स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट एंड व्हाई नॉट ओनली मैनेजमेंट एंड ओनली स्ट्रैटेजी. बिकॉज इंडिविजुअली दोनों कॉन्सेप्ट बढ़िया है, बट व्हेन दे together they actually help a business organization to achieve their goals and objectives. वैसा ही स्ट्रेटेजी का डेफिनेशन कंटिन्यू करते हैं. कल हमने 2 पॉइंट्स लिखे थे, राइट? राइट डाउन इन नोटबुक्स. पॉइंट नंबर सी, वी आर डिस्कसिंग मीनिंग ऑफ द वर्ड स्ट्रेटेजी. 2 पॉइंट लिखे थे ना हमने कल बच्चों. राइट डाउन नंबर सी. स्ट्रेटेजी इज द गेम प्लान. स्ट्रेटेजी इज द गेम प्लान that management uses. Strategy is the game plan that management uses to achieve, that management uses to achieve entities' desired objectives, to achieve entities' desired objectives. Game plan that management uses to achieve entities' desired objectives, such as conducting business operations effectively, such as conducting business operations effectively, conducting business operations effectively, conducting business operations effectively, comma, attracting and satisfying their customers, attracting and satisfying their customers, comma, to compete successfully against competitors, to compete successfully against competitors, to compete successfully against competitors, etc. मतलब सेम ही चीज है, वापस अलग शब्दों में लिख रहा है. एकदम सिंपल वर्ड्स में स्ट्रैटेजी एक ऐसा गेम प्लान है
जो आपको अपने बिजनेस के अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में हेल्प करेगा। नाउ इफ यू आस्क अ बिजनेस आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, डोंट यू थिंक हर बिजनेस अपने ऑब्जेक्टिव को अलग तरीके से डिफाइन कर सकता है, क्योंकि हर बिजनेस का अपना फेस होता है, हर बिजनेस का अपना क्या होता है, फेस। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर आप स्टार्टअप वर्ल्ड के बारे में बात करेंगे और अगर उनका इनिशियल फेस होगा, वो प्रॉफिट के बारे में शायद बात ही नहीं करेगा। वो हमेशा क्या बात करेगा कि पहले मार्केट शेयर कैप्चर करना चाहता हूं, या मैं एक नया मार्केट क्रिएट ही करना चाहता हूं। इफ यू आर ट्राइंग टू सेल अ प्रोडक्ट और अ सर्विस जो आज तक अभी बेचा ही नहीं गया है हमारे कंट्री के अंदर, तो मतलब शायद कोई बोलेगा मार्केट क्रिएट करना मेरा ऑब्जेक्टिव है, कोई बोलेगा मार्केट शेयर गेन करना मेरा ऑब्जेक्टिव है, कोई बोलेगा प्रॉफिटेबिलिटी अचीव करना मेरा ऑब्जेक्टिव है, कोई बोलेगा लेट्स से वी शुड हैव मोर ज्योग्राफिकल प्रेजेंस, मतलब वी शुड हैव प्रेजेंस बियॉन्ड द कंट्री का बाउंड्रीज, वो हमारा ऑब्जेक्टिव हो सकता है। कोई बोलेगा ये सेम प्रोडक्ट हम बहुत सालों से बेचते आ रहे हैं, हमारा आज की तारीख में मार्जिन 20% के आसपास है, हम हमारे कॉस्ट को और मिनिमाइज करके सेलिंग प्राइस तो चेंज नहीं कर सकते, मार्जिन को क्या करना चाहते हैं, एक्सपैंड करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, वो भी आपका ऑब्जेक्टिव हो सकता है। मतलब हम ये डिफाइन नहीं कर सकते कि हर बिजनेस का एक ही ऑब्जेक्टिव होगा, पर हम ये बोल सकते हैं एक बिजनेस के लिए स्ट्रैटेजी वो एक तरीका रहेगा जो उनके जो भी डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे उनको वो अचीव करने में क्या करेगा, हेल्प करेगा। तो कैन आई से इन सिंपल टर्म्स आप बोल सकते हो एक लॉन्ग टर्म प्लान जो आपके ऑब्जेक्टिव उसको आपको अचीव करने में हेल्प करेगा, वो क्या कहलाएगा बच्चों, स्ट्रैटेजी कहलाएगा। क्या मीनिंग ऑफ स्ट्रैटेजी क्लियर है क्या? यस और नो? पक्का ठीक लग रहा है आपको? देखो पहला पॉइंट जो लिखा था पॉइंट नंबर ए एंड पॉइंट नंबर सी आर एक्चुअली सेम, बस लिखने का तरीका अलग है, क्योंकि ये अलग अलग तरीके से स्ट्रैटेजी वर्ड को क्या किया गया है, डिफाइन किया गया है। राइट डाउन पॉइंट नंबर डी, स्ट्रैटेजी कैन नेवर बी परफेक्ट, strategy can never be perfect or flawless, can never be perfect or flawless। मतलब कोई बिजनेस ये नहीं बोल सकता है कि यार मेरा स्ट्रैटेजी 100% परफेक्ट ही रहने वाला है, बिकॉज हर बिजनेस को पता है आज लुकिंग एट द सर्कमस्टेंसेस मुझे ये स्ट्रैटेजी सही लग रहा है, आने वाले टाइम के अंदर इसे हमको शायद बदलना पड़ेगा, थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा डिपेंडिंग अपॉन हाउ सर्कमस्टेंसेस आर चेंजिंग इन माय ओवरऑल बिजनेस एनवायरनमेंट। थिंक अबाउट इट वंस अगेन, व्हेन जियो डिड जियो, दैट मींस दे केम टू इंडिया मतलब लॉन्च द प्रोडक्ट इन इंडिया एंड देन दे सेड एवरीथिंग इज फ्री, बराबर है कि नहीं है? वो भी एक स्ट्रेटेजिक चॉइस था, बराबर है कि नहीं? कि मतलब इनिशियल फेज में दे वांटेड टू गेन अ सिग्निफिकेंट मार्केट शेयर एंड ट्राई टू यू कैन से एक्सप्लॉइट द एग्जिस्टिंग कस्टमर्स का वीक बैलेंस शीट्स। वापस से जियो वांटेड कि इनिशियल फेज में इफ आई गिव एवरीथिंग फ्री ऑफ कॉस्ट आई विल गेन लॉट ऑफ कस्टमर बेस, एट द सेम टाइम जो मेरे कॉम्पिटिटर्स का बैलेंस शीट वीक है वो खत्म हो जाएंगे। समझ में आया क्या मैंने क्या बोला? कहना ऐसे ये भी एक स्ट्रैटेजी का चॉइस है, मतलब दिस इज हाउ दे चोज टू एंटर इन द इंडियन मार्केट इन दिस मैनर। यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस? अच्छा जरूरी नहीं है हर किसी के लिए परफेक्टली काम करता, मे बी रिलायंस का बैलेंस शीट एंड सपोर्ट फ्रॉम अदर बिजनेसेस इतना स्ट्रांग था, एंड एट द सेम टाइम आप गवर्नमेंट सपोर्ट बोल सकते हैं, आप अलग अलग एस्पेक्ट्स बोल सकते हैं, आपके पास इतना बढ़िया कंट्रोल था उस कंट्री के अंदर कि आपका स्ट्रैटेजी वर्क हो गया। अगर अदरवाइज यू मेक सच अनाउंसमेंट और 3 दिन बाद में आपका रेगुलेटर आके बोलता है इट इज नॉट अलाउड। फॉर एग्जांपल मिस्टर मुकेश अंबानी, यू नो व्हाट हैपेंड राइट? He announced that everything is free of cost for few months. Do you remember that time period? बराबर है कि नहीं है? तो हर किसी ने क्या बोला, अगर एयरटेल है तो भी दूसरा सिम कार्ड जियो का ले ही लो, क्या फर्क पड़ने वाला है, बिकॉज इट्स लिटरली फ्री। उन्होंने स्टार्टिंग में तो वो लाइफ के स्मार्टफोन्स बेचने शुरू किए थे, तो इवेंचुअली लाइफ का स्मार्टफोन इतना नहीं बिका, बाद में अल्टीमेटली जो कोर बिजनेस था वो क्या था, मार्केट शेयर गेन करना फ्रॉम टेलीकॉम सेक्टर। कैन आई से दैट वर्कड वेल इन देयर फेवर और नॉट? जस्ट इमेजिन आई अनाउंस दिस एंड 3 दिन के बाद में आपने सुना है क्या, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया सीसीआई अगर एक ऑर्डर पास कर दे कि तुमने जो किया वो गलत है, डोंट यू थिंक आपका यही स्ट्रेटजी आपका रेपुटेशन लॉस कर सकता है सब्सटैंशियल, और यही स्ट्रेटजी आपके लिए बैकफायरिंग कर सकता है, मतलब आपका जो स्टार्टिंग का फेज है वो और बुरा हो सकता है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग, एंड दिस विल गिव मोर कॉन्फिडेंस टू द एग्जिस्टिंग प्लेयर्स, एंड शायद वो उसको कैपिटलाइज कर सकते हैं, बट डोंट यू थिंक द बिजनेस न्यू कि ऐसा कुछ नहीं होगा? You know what I mean, right? They were very well aware कि वो ऐसा अनाउंसमेंट करेंगे और कुछ नहीं होने वाला है, ये इमेजिन, ये कैलकुलेट करने के बाद में ऐसा किया होगा, मे बी एक सही कॉल भी किया होगा, you know what I mean, right? उसके बाद में ये अनाउंसमेंट किया होगा ताकि things will go and work out the way they want to. Are you understanding this? Now if you think about it, आने वाले कुछ टाइम के अंदर the way Jio is actually making money and अपने margins को expand कर रहा है, it's a profitable business now विद इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ 5 years, बराबर है कि नहीं? और इट्स एक्सपेक्टेड कि अभी तो इंडिया में टेलीकॉम के जो चार्जेस हैं दे वन ऑफ द लोएस्ट इन द वर्ल्ड,
जो हम पे कर रहे हैं मंथली बेसिस पे टू जियो एंड एयरटेल, एयरटेल इज स्टिल एक्सपेंसिव कंपैरेटिवली, जो हम जियो को मंथली चार्जेस पे करते हैं फॉर द डेटा व्हाट वी आर कंज्यूमिंग, इट इज वन ऑफ द लोएस्ट इन द वर्ल्ड, वन ऑफ द लोएस्ट, नॉट द लोएस्ट। मतलब जैसा क्वालिटी ऑफ सर्विस आपको मिल रहा है उसके लिए जो आप पेमेंट पे कर रहे हैं वो बहुत कम है। धीरे धीरे ये प्राइसिंग हायर साइड में जाने वाला है एंड उनका सेम बिजनेस करते हुए एक्सपीरियंस गेन होने वाला है। वो अपने कॉस्ट को आसानी से बढ़ने नहीं देंगे और सेलिंग प्राइस को धीरे धीरे पुश करते जाएंगे टुवर्ड्स अपवर्ड। डोंट यू थिंक मार्जिन बढ़ते जाएगा और यही मार्जिन को बाद में यूज किया जाएगा टू एंटर इनटू अदर कंट्रीज, जहां पर सेम स्ट्रेटजी के साथ में आप एंटर करेंगे बट मे बी शायद सब कुछ फ्री में नहीं बोल पाएंगे स्टार्टिंग के अंदर, क्योंकि वहां का कंट्री आपके अगेंस्ट रिएक्ट कर सकता है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। बट अगर आप बहुत पावरफुल बिजनेस बन गए, इंडिया में अच्छा खासा मार्केट शेयर अर्न कर लिया है, यू कैन एंटर अ डेवलप्ड कंट्री लाइक यूएस ऑल्सो एंड देन एक्सप्लॉइट द मार्केट। आपको मजाक लग रहा है बट पॉसिबल है। यू कैन बिकम दैट पावरफुल इन नेक्स्ट 3 to 5 years दैट इट कैन एंटर यूएस एंड एक्सप्लॉइट द यूएस का एग्जिस्टिंग प्लेयर्स, बट इनडायरेक्टली दैट पावर इज गिवन बाय इंडियन पॉपुलेशन, बिकॉज यहां का पॉपुलेशन ज्यादा था। इनिशियल फेज में वो एक्सेप्टेंस आया, जियो मेड लॉट ऑफ मनी एंड दिस मनी इज गोइंग टू बी यूज्ड नाउ इन एक्सप्लॉइटिंग अदर कंट्रीज एंड इफ दे गो टू स्मॉलर कंट्रीज वो पूरा पूरा मार्केट ही खा सकते हैं। You understanding what I'm trying to say? Like you enter Indonesia, Malaysia, अगर कंट्रीज नहीं रोकते हैं आपको तो आप वहां एंटर करके तो पूरा मार्केट ही खा जाएंगे, बिकॉज जो एग्जिस्टिंग प्लेयर रहेगा वो इतना छोटा रहेगा कि उसकी बैलेंस शीट बाय आउट कर सकते हैं। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। इससे धीरे धीरे आपका कंट्रोल बढ़ते जाएगा। वोडाफोन ने यही तो किया था। दिस वाज वोडाफोन इज नॉट इंडियन एंटिटी। ओरिजिनल स्ट्रेटेजी ऑफ वोडाफोन यही तो था अगर आप देखेंगे शांति से। तो जियो इज नॉट लाइक कुछ अलग करने के लिए गया, इट्स जस्ट दैट सही टाइम पे सही बिजनेस अंडर ऑल राइट एनवायरमेंटल कंडीशंस परफेक्टली पैन आउट हो गया। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। मतलब बॉटम लाइन, कभी भी आप एक स्ट्रेटेजी को परफेक्ट नहीं बोल सकते हो। हर स्ट्रेटेजी में कुछ ना कुछ फ्लॉज हो सकते हैं। ये अजम्पशन के साथ में स्ट्रेटेजी वर्ड को समझा जाता है, इसलिए वो सिंपल सा बात बोल रहा है, स्ट्रेटेजी कैन नेवर बी परफेक्ट और फ्लॉलेस। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ सकते हैं जिन्हें हमें क्या करते रहना पड़ेगा, इंप्रूव करते रहना पड़ेगा। आर दीज पॉइंट्स वेरी क्लियर टू यू? स्पेंड 2 minutes, एक बार चारों पॉइंट को पढ़िए जो अपने स्ट्रेटेजी के बारे में लिखा है, फिर हम थोड़ा सा डिस्कशन को आगे लेके जाते हैं। रीड दीज 4 points क्विकली। ठीक लग रहा है? राइट डाउन पॉइंट नंबर 5। ये पॉइंट नंबर 5 अभी हम लिखेंगे बच्चों, पर आपको कंप्लीटली समझ में नहीं आएगा बिकॉज आगे आने वाले चैप्टर्स के अंदर इन डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स के ऊपर डिस्कशन होगा। इंट्रोडक्शन जरूर इस चैप्टर में थोड़ा आगे जाने के बाद में आएगा, बट ये स्ट्रेटेजीज के एग्जांपल्स आपको आगे समझ में आएंगे। ये अब यहां पर बोलेगा स्ट्रेटेजीज भी अलग अलग लेवल्स पे आ सकते हैं। जैसे आपने स्कूल में पढ़ा होगा टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट, लोअर लेवल मैनेजमेंट, ऐसा याद है क्या स्कूल के अंदर? लोअर लेवल, मिडिल लेवल, लोअर, मिडिल एंड टॉप लेवल, यस और नो? एक्चुअली में दुनिया में ये वर्ड्स यूज नहीं होते हैं। वी यूज द वर्ड कॉर्पोरेट लेवल, बिजनेस लेवल एंड फंक्शनल लेवल। क्या होते हैं वो लेवल्स आपको एक्सप्लेन करेंगे, इंट्रोडक्शन इस चैप्टर में आएगा, बट ये स्ट्रेटेजीज आगे चैप्टर नंबर 3 के अंदर, चैप्टर नंबर 4 के अंदर डिस्कस की जाएगी। बस रेफरेंस के लिए एक पॉइंट लिखवाता हूं, इसका बेहतर अंडरस्टैंडिंग आगे आएगा। राइट डाउन पॉइंट नंबर ई और 5। स्ट्रेटेजीज कैन बी फॉर्म्युलेटेड, स्ट्रेटेजीज can be formulated at different levels, can be formulated at different levels, such as can be formulated at different levels such as corporate level, such as corporate level, comma business level, corporate level, business level, or divisional level, corporate, business or divisional and functional, corporate level, business level or divisional level and functional level। वो और क्यों लिखवाया? क्योंकि बहुत सारे लोग
बिजनेस लेवल और डिविजनल लेवल को सेम समझते हैं. सो एक्चुअली में तीन ही लेवल होते हैं. इट्स कॉल्ड एज कॉर्पोरेट लेवल, बिजनेस लेवल एंड फंक्शनल लेवल. बट बिजनेस लेवल समटाइम्स इज ऑल्सो टर्म्ड एज डिविजनल लेवल, इसलिए उन दोनों के बीच में हमने वर्ड और लिखा है. एक्चुअली में तीन ही मेजर लेवल्स होते हैं. ऐसा क्यों? व्हाट आर दीज थ्री लेवल्स? इनके स्ट्रेटेजीज क्या क्या होंगे? यही एक्चुअली में आपका पूरा सिलेबस है. थोड़ा आपने एक नाम सुना है क्या? माइकल पोर्टर, वन ऑफ द मोस्ट फेमस मैनेजमेंट गुरुज. नहीं सुना? उनके स्ट्रेटेजीज आएंगे आपके सिलेबस के अंदर. फिलिप कॉटलर के बारे में थोड़ा रेफरेंस आएगा. मतलब देखो, वैसे सिलेबस बढ़िया बना है, बट ऑब्वियसली मैं आपको बोला था ना, चैलेंज सिर्फ उनके क्वेश्चन उनके तरीके से सॉल्व करने में है. बाकी मैनेजमेंट के एज अ कॉन्सेप्ट में कोई प्रॉब्लम है सच नहीं है. तो डोंट वरी अबाउट दिस. अलग अलग स्ट्रेटेजीज है, अलग अलग लेवल्स है. तीनों लेवल्स का इंट्रोडक्शन हम यहीं पढ़ेंगे चैप्टर 1 के अंदर, मोस्टली टुमारो और मे बी ऑन मंडे. बट जो स्ट्रेटेजीज है वो आगे चैप्टर 3 चैप्टर 5 के अंदर ही डिस्कस किए जाएंगे. 3 4 5 के अंदर आएंगे. एक काम कीजिए, इसके ब्रैकेट्स में लिख दीजिएगा, रीड दीज स्ट्रैटेजीज. इस सेंटेंस के ब्रैकेट्स में लिख दीजिए, रीड दीज स्ट्रैटेजीज इन चैप्टर नंबर 3 4 एंड 5. 3 4 एंड 5 आगे बताएंगे आपको. अभी एक आध एग्जाम्पल के लिए बोलता हूं, रेफरेंस के लिए. हैव यू हर्ड ऑफ अ वर्ड कॉल्ड एज कॉस्ट लीडरशिप? कॉस्ट लीडरशिप का भी वर्ड सुना है क्या आपने? एग्जाम्पल समझिए. 5 प्लेयर्स है जो एक मार्केट के अंदर प्रोडक्ट बना के बेचते हैं. 5 प्लेयर्स में से एक कंपनी है, कंपनी ए. इनका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पर यूनिट इज वन ऑफ द लोएस्ट. इनका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पर यूनिट इज वन ऑफ द लोएस्ट. अज्यूम कर लीजिए मार्केट में अच्छा खासा कंपटीशन है, सेलिंग प्राइस ऑलमोस्ट सिमिलर है. सेलिंग प्राइस ऑलमोस्ट क्या है? सिमिलर. तो कहना इसे सबसे ज्यादा बेनिफिशियल उस कंपनी के लिए रहेगा जिसका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम रहेगा, क्योंकि उसके मार्जिन कंपेरेटिवली क्या रहेंगे? ज्यादा रहेंगे. तो कॉस्ट लीडरशिप ऐसी सिचुएशन होती है जहां पर मार्केट में सारे प्लेयर्स के कंपैरिजन में आपका जो कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है वो क्या है? सबसे लोएस्ट है. तो अगर सेलिंग प्राइस सेम भी रहा तो भी आपके मार्जिन सबसे ज्यादा होंगे, तब भी आपके मार्जिन क्या होंगे? सबसे ज्यादा होंगे. ये कैटेगरी ऑफ स्ट्रेटेजी है. फिर एक ऐसा स्ट्रेटेजी आता है जो बड़े बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू सोचेंगे, दैट इज कॉल्ड एज एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी. क्या स्ट्रेटेजी? एक्सपेंशन. मतलब बिजनेस को हमें क्या करना चाहिए? ग्रो करना चाहिए. उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? वन बिजनेस कैन एक्वायर स्मॉलर बिजनेसेस. एक्विजिशन कर सकते हैं. आप मर्जर एक्विजिशन पढ़ के आए होंगे. सो मर्जर एक्विजिशन इज अ वे जिससे आप एक्सपैंड कर सकते हैं. क्या कर सकते हैं? एक्सपैंड. या कभी कभी आप सर्वाइव करने के लिए भी मर्जर करते हैं. वोडाफोन आइडिया. आप सर्वाइव करना इंडिविजुअली आपके लिए क्या नहीं होगा? पॉसिबल नहीं होगा. इसलिए आपको लगता है आप दोनों बिजनेसेस को क्या कर लेते हैं? मर्ज कर लेते हैं. ये भी एक स्ट्रेटेजी है. मतलब ये अलग अलग स्ट्रेटेजी के ऑप्शंस हैं जो आपको कॉर्पोरेट लेवल, बिजनेस लेवल एंड फंक्शनल लेवल पे देखने को मिलेंगे. घबराइए मत, तीनों लेवल का इंट्रोडक्शन आपको मिलेगा और तीनों के कुछ एग्जांपल्स भी आपको साथ में ही दिए जाएंगे. अभी के लिए फोकस कीजिएगा ओनली ऑन द वर्ड स्ट्रेटेजी. कहना इसे सिंपल शब्दों में, स्ट्रेटेजी एक ऐसा तरीका है जिससे बिजनेस अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करता है. जितने अलग अलग टाइप के ऑब्जेक्टिव होंगे उतना अलग अलग टाइप का स्ट्रेटेजी होगा. फॉर एग्जांपल, मार्केटिंग का कोई ऑब्जेक्टिव है तो स्ट्रेटेजी कहलाएगा मार्केटिंग स्ट्रेटेजी. आपका पैकेजिंग करने का कोई एक ऑब्जेक्टिव है तो उसके लिए जो स्ट्रेटेजी कहलाएगा वो आपके मार्केटिंग एंड पैकेजिंग रिलेटेड स्ट्रेटेजी कहलाएगा. मतलब स्ट्रेटेजी कोई सा भी हो सकता है, डिपेंड करता है आपका ऑब्जेक्टिव क्या है. सो आपके ऑब्जेक्टिव के हिसाब से आपका सही स्ट्रेटेजी चूज किया जाएगा. इज इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजी क्लियर टू यू? बेसिक मीनिंग ठीक लगा आपको? पक्का? अब आइए नोटबुक में एक नेक्स्ट हेडिंग लिखिए जो मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए. पहला था कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट, दूसरा था कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रैटेजी. अभी तक 2 ही चीज पढ़ा है आपको, बराबर है? थर्ड वाला हेडिंग है ये चैप्टर नंबर 1 के अंदर. लिखिए, हेडिंग का नाम है स्ट्रैटेजी. स्ट्रैटेजी कैन बी पार्टली प्रोएक्टिव. स्ट्रैटेजी कैन बी पार्टली प्रोएक्टिव and partly reactive. Can be partly proactive and partly reactive. Partly proactive and partly reactive. क्या लगता है आपको सेंटेंस का मतलब क्या है? रीड द सेंटेंस. बढ़िया चीज है ये, बस इधर आई से क्वेश्चन में बहुत परेशान करता है. रीड द सेंटेंस. क्या लिखा आपने? स्ट्रैटेजी के बारे में बात कर रहा है, उसका ही एक फीचर बता रहा है कि भाई ऐसा हो सकता है कि आपकी स्ट्रैटेजी में कुछ एस्पेक्ट्स प्रोएक्टिव होंगे एंड कुछ एस्पेक्ट्स रिएक्टिव होंगे. हैव यू द वर्ड प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव?
प्रोएक्टिव इज मतलब आप पहले से प्लानिंग कर रहे हैं, थोड़ा एनालाइजिंग कर रहे हैं और पहले से सोच रहे हैं फ्यूचर में क्या प्रोडक्ट चलने वाला है, अकॉर्डिंगली एक प्रोडक्ट बनाने की, क्रिएट करने का ट्राई कर रहे हैं। मतलब आप थोड़ा सा फ्यूचरिस्टिक अप्रोच रख करके पहले से ही कोई नया प्रोडक्ट या सर्विस प्रोवाइड करना चाहते हैं जिससे फ्यूचर में आपको गेन्स मिलेंगे। क्या मिलेंगे? फ्यूचर में गेन्स मिलेंगे, या फ्यूचर में कोई थ्रेट आने वाला होगा, आप अपने आप को उसके लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे। इवन दैट अप्रोच इज कॉल्ड एज प्रोएक्टिव। प्रोएक्टिव मतलब मैं पहले से प्रिपेयर्ड रहना चाहता हूं, फ्यूचर में जो चीजें बदलाव आ सकती है उनसे मैं कैसे बेहतर तरीके से डील करूंगा, कैसे उन अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठाऊंगा। दैट इज कॉल्ड एज बीइंग प्रोएक्टिव। व्हाट इज बीइंग रिएक्टिव? आप अपना बिजनेस कर रहे हैं, सडनली कुछ टर्बुलेंस आता है, सडनली कुछ चैलेंजेस आते हैं, तो आपको रिस्पॉन्ड करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? रिस्पॉन्ड। दैट इज कॉल्ड एज बीइंग रिएक्टिव। तो कैन आई से एक स्ट्रेटजी ऐसा होना चाहिए जहां पर आप थोड़ा प्रोएक्टिव सोच रहे हो, बट आप ये नहीं बोल सकते हो कि ये स्ट्रेटजी परफेक्ट है, हमको बदलने का कभी भी जरूरत नहीं पड़ेगा। जस्ट इमेजिन नो, एयरटेल बेचारा अच्छा जिंदगी जी रहा था, सब कुछ बढ़िया ही था, बट कैन आई से व्हेन जियो हैपेंड, इवन एयरटेल हैड टू टेक अ बैक स्टेप। उनको भी अपना प्राइसिंग कम करने पड़े, उनको भी अपना सर्विस इंप्रूव करना पड़ा, बेहतर तरीका ढूंढना पड़ा कि कैसे वो मार्केट शेयर को प्रिजर्व करे, क्योंकि एवरीवन वाज लूजिंग अ मार्केट शेयर। जब एक नया प्लेयर एंटर करता है वो मार्केट शेयर गेन करने का ट्राई करता है, तो एग्जिस्टिंग प्लेयर्स का मार्केट शेयर तो कम होने वाला है। तो पहले आप मार्केट शेयर को गेन करने के बजाय प्रिजर्व करना चाहोगे इफ यूर एयरटेल, इफ यू आर एयरटेल। बाद में आप जितना प्रिजर्व कर पाए वहां से अपना मार्केट शेयर वापस बिल्ड करने का ट्राई करोगे। मतलब सर, कभी कभी आपको लगता है आपका स्ट्रेटेजी बराबर काम कर रहा होगा, बट एक कॉम्पिटिटर के रेस्पॉन्स की वजह से आपको शायद अपने स्ट्रेटेजी को हॉल्ट पे लाना पड़ेगा या कोई नए तरीके से रिएक्ट करना पड़ेगा। मतलब स्ट्रेटेजी इज ऑलवेज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू एस्पेक्ट्स, वन इज प्रोएक्टिव एस्पेक्ट एंड वन इज कॉल्ड एज रिएक्टिव एस्पेक्ट। अब देखो, बहुत सिंपल सा चीज है, कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड आइजिया का लैंग्वेज है। एक काम कीजिए, आइए जरा पेज नंबर 1.3, एक सिंपल सा हेडिंग दिया है आईसीआई ने, स्ट्रेटेजी इज पार्टली प्रोएक्टिव एंड पार्टली रिएक्टिव। और जो लिखा है ना, मतलब पहले वापस सेम ट्राई करेंगे जैसा ऑडिट में रहता है। तुम पहले पढ़ोगे, थोड़ा परेशान हो जाओगे, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा, फिर वापस पढ़ेंगे। ऐसा क्यों करते हो सर? थोड़ा दिमाग तो जगह पर रहेगा तुम्हारा, वरना सिर्फ वन वे कम्युनिकेशन रहेगा, तुम दिमाग का इस्तेमाल ही नहीं करोगे तो बढ़िया नींद आएगी। यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट? और तुमको सुबह उठने का बहुत जल्दी आदत हो गया होगा आजकल, यू हैव अर्ली मॉर्निंग लेक्चर राइट? पहला लेक्चर तुम्हारा जल्दी होता है ना, कुछ लोग का 8 बजे रहेगा, कुछ लोग का 7:30 बजे रहेगा, बराबर है क्या? नहीं है? बाकी सबका भी 7:30 हो सकता है, कोई पता नहीं अपने को। इट्स ओके। पर लेक्चर जल्दी स्टार्ट हो सकता है क्या? मॉर्निंग लेक्चर व्हाट टाइम इट स्टार्ट्स टुडे राइट नाउ? कॉस्टिंग 8, कुछ लोग के लिए 7:30 रहेगा मेरे हिसाब से, कुछ जगह पे 7:30, कुछ जगह पे 8 है, राइट? बराबर है क्या? नहीं है? कोई बात नहीं, चलो आ जाइए। अरे इट्स ओके, सब अच्छा होगा। स्ट्रेटेजी इज पार्टली प्रोएक्टिव एंड पार्टली रिएक्टिव। आइए कुछ रीड करने का ट्राई करते हैं, लेट्स सी क्या समझ में आता है आपको। व्हाट आई वांट यू टू रीड, जो मैं बोलता हूं इंस्ट्रक्शन फॉलो कीजिएगा। जस्ट रीड दिस पार्ट। सिर्फ प्रोएक्टिव, रिएक्टिव छोड़ दो, रीड ओनली प्रोएक्टिव एक्शन के बाजू में क्या लिखा है उन्होंने। जस्ट रीड दिस पार्ट, लेट्स सी हु कैन एक्सप्लेन मी। ऑनलाइन पब्लिक पढ़ने का टाइम पास नहीं करने का। पढ़ा क्या? सिर्फ ए और बी दो ही पॉइंट पढ़ना है। डन? एनीवन हु वांट्स टू एक्सप्लेन व्हाट आर दीस 2 पॉइंट्स ट्राइंग टू पोर्ट्रे? क्या बोलने का ट्राई कर रहे हैं? सिंपल है यार। अरे मैंने तुमको एक्सप्लेन किया प्रोएक्टिव रिएक्टिव ऑलरेडी, तो एक्सप्लेन करो ना क्या लिखा है। अरे एनीवन ट्राई। हाँ बोलो। ओके, मतलब जो आपका कोर बिजनेस है उसके अराउंड ही आपने काम करना चाहिए।
कोर प्लान है। हाँ हाँ। अच्छा, एनीवन एल्स? कोर को डिस्ट्रॉय नहीं, इसको कोर बोल। आई अंडरस्टैंड बट ठीक है। 1 सेकेंड, हाँ। 1 सेकेंड, हाँ। राइट से डोंट टॉक। आई एम ऑलरेडी गिविंग एन अपॉर्चुनिटी टू टॉक, बराबर है ना? रिलैक्स। हाँ, बोल बेटा। ओके, सुनो। आपने आई डोंट नो ये चीज नोटिस किया कि नहीं किया, प्रोएक्टिव रिएक्टिव कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। प्रोएक्टिव का मतलब होता है थोड़ा सा प्रिपेयर्ड रहो फ्यूचर के लिए, उसके लिए एनालिसिस करो, फोरकास्टिंग करो, एक फ्यूचरिस्टिक थॉट प्रोसेस रखो। दुनिया का बेस्ट पॉसिबल प्रोफेसर किसी भी मैनेजमेंट स्कूल में अगर जाएगा, प्रोएक्टिव यही बोलेगा। अपने आपको बेस्ट नहीं बोल रहा, इन जनरल बता रहा हूं, उसका मतलब ही वही है। रिएक्टिव का मतलब है इन सिंपल टर्म्स, जो भी आपने स्ट्रेटेजी लगाया होगा, थिंग्स मे नॉट वर्क आउट द वे यू हैड एक्सपेक्टेड, थिंग्स में चेंज बिकॉज बिजनेस एनवायरमेंट, आपने सुना होगा, इज डायनेमिक। कभी सुना होगा ऐसा, बिजनेस एनवायरमेंट बदलते रहता है, सेम नहीं रहता है। बिकॉज बिजनेस एनवायरमेंट इज डायनेमिक, दैट मीन्स थिंग्स में नॉट वर्क आउट द वे यू हैड ओरिजिनली प्लान। तो आपको रिएक्टिव मतलब थोड़ा सा रेस्पॉन्स के लिए रेडी रहना चाहिए कि अगर कुछ बदलाव आया तो हम हमारे स्ट्रेटेजी को भी अकॉर्डिंगली क्या कर लेंगे, चेंज कर लेंगे। दैट्स कॉल्ड बीइंग रिएक्टिव। स्ट्रेट फॉरवर्ड बात है कि नहीं है? ऑनेस्टली इन्होंने जो लिखा है ना, बहुत बढ़िया लिखा है, पर प्रॉब्लम ये है, जहां से कॉपी पेस्ट करते हैं, वो ऑथर का पूरा पॉइंट ऑफ व्यू कॉपी पेस्ट नहीं करते, उसके बीच में सिर्फ जो सेंटेंसेस उनको बढ़िया लगते हैं ना, उतने उठा लेते हैं। व्हेन आई एक्सप्लेन दिस टू यू, यू विल अंडरस्टैंड। वो बच्चा पूरा गलत नहीं था, अप्रोक्सीमेटली 40-50% उसका पॉइंट ऑफ व्यू बराबर था। और चैलेंज ये बन जाता है, इसको मैं आईसीआई के आंसर में कैसे लिखूं, क्योंकि ये किसी का पॉइंट ऑफ व्यू एक पैराग्राफ के अंदर, वो सेम पॉइंट ऑफ व्यू आप एक्सपेक्ट कर रहे हो मैं एज इट इज लिख के आऊं। आई डोंट नो वेदर यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। वापस से, एक्सप्लेनिंग दिस विल नॉट बी चैलेंजिंग, राइटिंग दिस डाउन इज गोइंग टू बी वेरी वेरी टफ। दैट इज वाई ऐसे एरियाज, जब स्ट्रेटेजी का डेफिनेशन था कोई प्रॉब्लम नहीं था उसके अंदर, मैनेजमेंट के मीनिंग था कोई प्रॉब्लम नहीं था, ऐसे एरियाज आपको ढूंढने पड़ेंगे जहां पे आपको थोड़ा एडिशनल एफर्ट लेना पड़ेगा। पहले समझना है, सुनने का है, आई विल हेल्प यू टू राइट इट डाउन, वो लिखना है, फिर इसके ऊपर एक क्वेश्चन देखना है, उस पर दिमाग अप्लाई करना है, ताकि आप आईसीआई के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपेयर्ड रहे। इज दैट क्लियर टू यू? सो हियर आई विल अप्लाई अ मिक्सचर ऑफ बोथ। पहले मैं सब एक्सप्लेन करेगा आपको, इसने जो बोला है ना, इसका पूरा पर्सपेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू बराबर से एक्सप्लेन करेगा, घबराने का जरूरत नहीं है। उसके बाद में जब आपको लिखवाने के लिए जाऊं तो भी आपने केयरफुल रहना है, वो लैंग्वेज को समझने का ट्राई करना है। अनफॉर्चुनेटली रोने का कोई ऑप्शन नहीं है, इधर कुछ नहीं कर सकते हो आप, इधर इनका लैंग्वेज आपको फॉलो करना पड़ेगा, मतलब फॉलो करना पड़ेगा। आज एक बात बोलने जा रहा हूं, तुम शायद विश्वास नहीं करोगे और बहुत सारे लोग डिसएग्री करते हैं, बट आई एम टेलिंग यू बिकॉज आई एम 100% श्योर, इन ऑडिट यू कैन एक्चुअली यूज योर ओन लैंग्वेज, बट इन एसएम यू कांट। अब मजाक कर रहे हो सर, बिकॉज इन ऑडिट मटेरियल में स्टेटमेंट को मटेरियल में स्टेटमेंट ही लिखोगे आप। आर यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट? क्योंकि आपको लगता है पूरा डेफिनेशन कौन लिखेगा, क्योंकि ऐसे पूछेगा ही नहीं। ऐसे सेंटेंस में सिर्फ मटेरियल में स्टेटमेंट वर्ड यूज करने के लिए बोलेगा, वो बहुत आसान होता है। इधर वो वर्ड ही क्वेश्चन होगा। जस्ट इमेजिन, देयर द वर्ड इज मटेरियल में स्टेटमेंट एंड हियर द वर्ड इज प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव। Here you cannot just use proactive reactive because the question will be proactive reactive. Are you understanding the problem? In audit they will not ask you define material misstatement. I know them really well. समझा क्या तुमको मेरा बात? तो उधर वो वर्ड यूज कर सकते हो, आपका वोकैबुलरी वो वर्ड से बनता है। इधर अनफॉर्चुनेटली वोकैबुलरी कितना ही बढ़िया हो, उसको उन्होंने डिफाइन कैसे किया वो जानना बहुत जरूरी है। इधर आपको उनके लैंग्वेज के साथ में ही रहना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। Are you understanding what I'm trying to say? बात समझा क्या आपको पक्का? अच्छा आइए सुनिए मेरा बात क्या बोलता है। प्रोएक्टिव के लिए वो बोलते हैं, जब आपको ऐसा बोला जाता है ना, थिंक एज अ बिजनेस, कि हमने सर आने वाले 3 साल 5 साल के लिए हमारे बिजनेस का स्ट्रेटेजी कैसे बनाना चाहिए, तो ये बोलता है दिमाग के अंदर एक अप्रोच रखो। जिस अप्रोच को हम लोग बोल रहे वाले हैं प्रोएक्टिव अप्रोच, मतलब फ्यूचर के बारे में सोचिए कि एग्जैक्टली हमने ऐसा क्या आज स्टेप लेना चाहिए जिससे हमें फायदा मिलेगा, एडवांटेज मिलेगा अगेंस्ट ऑल अदर कॉम्पिटिटर्स। तो इन्होंने एक पॉइंट ऑफ व्यू लिखा है। क्या लिखा है? एक पॉइंट ऑफ व्यू। ये मीनिंग नहीं है, इट्स अ पॉइंट ऑफ व्यू, रिमेंबर दैट। क्या पॉइंट ऑफ व्यू लिखा है?
कि जनरली बिजनेसेस जब स्ट्रेटेजी बनाते हैं, जनरली बिजनेसेस क्या बनाते हैं? स्ट्रेटेजी। तो बिजनेस सोचता है कि यार लास्ट 5 साल से 10 साल से मैं बिजनेस कर रहा हूं, आज तक मेरे फेवर में सक्सेसफुली क्या रन होते हुआ है। बच्चे का जो पॉइंट था ना कोर, उसका मतलब ये है, मतलब व्हाट हैज बीन वर्किंग इन माय फेवर हिस्टोरिकली, ये मैंने पहले देखना है। उसके हिसाब से सोचना चाहिए कि मेरा जो बेसिक्स है दैट शुड नॉट चेंज। इफ लेट्स से यू आर अ जापानीज कंपनी, आपका कोर फोकस हमेशा क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट था, तो आपका कोर दैट इज क्वालिटी एस्पेक्ट शुड स्टिल बी कॉमन। आपने उस पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए, भले ही आपने इंडस्ट्री चेंज कर देना चाहिए। भले आपने क्या चेंज कर देना चाहिए? एग्जाम्पल मित्सुबिशी एसी है, कार भी बनाता है, बराबर है कि नहीं है? बट क्या दोनों के अंदर क्वालिटी इंश्योर करता है? दोनों तो बेस्ट होना चाहिए। अरे बात समझ में आया क्या? जापानीज एंटिटी है भाई, अरे बराबर है ना? मित्सुबिशी एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी है। तो नाउ अंडरस्टैंड दिस, आपके जो कोर या बेसिक प्रिंसिपल्स हैं दे शुड नॉट चेंज। इसके लिए वो पता है क्या बोलता है? भले ही आप कोई भी बिजनेस में वेंचर कर लें, भले ही आप कोई नए इंडस्ट्री में भी चले जाएं, बट आपने अपने पास्ट से ये समझना चाहिए कि मेरे बिजनेस के फेवर में सक्सेसफुली क्या अप्रोच आज तक काम में आया है। लेट्स से अनदर एग्जांपल, एक ऐसा बिजनेस है जो इंडिया के अंदर बहुत अच्छा फ्लरिश करता है, बट उसे लगता है इंडिया के बाहर जाके प्रोडक्ट बेचना शायद मुश्किल होगा। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ मारुति का एक्सपर्टीज है इंडिया के पब्लिक के साइकोलॉजी को समझ के उनके हिसाब से प्रोडक्ट बना करके बेचना। सेम मारुति यूएस में जाकर अगर प्रोडक्ट बना के बेचेगा शायद नहीं बिकेगा, बिकॉज साइकोलॉजी ऑफ कस्टमर अलग अलग है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? सेम होंडा इंडिया में आके प्रोडक्ट बेचता है, तो इनिशियली प्रोडक्ट बिका, अब होंडा भी नहीं बिकता आसानी से। क्यों होंडा नहीं बिकता है? होंडा अभी भी दूसरे कंट्री में बिकता है, पर इंडिया में नहीं बिकता, क्योंकि इंडिया का कंज्यूमर का साइकोलॉजी बदल गया है। होंडा का वन ऑफ द हाईएस्ट सेलिंग कार्स एक जमाने में होंडा सिटी एंड सिविक, सुना होगा आपने, बराबर है कि नहीं? एक उससे प्रीमियम गाड़ी अकॉर्ड करके आया करता था, वो लॉन्च भी नहीं करते इंडिया के अंदर। क्या होंडा ने अकॉर्ड बनाना बंद कर दिया? नहीं, वो दुनिया भर में बना करके अकॉर्ड बेचता है अभी भी। वो सिविक अभी भी बना के बेचता है, वो इंडिया में नहीं बेचता है। क्यों? उसे लगता है इंडिया में उस प्रोडक्ट के लिए जो प्राइस मुझे चार्ज करना है, कस्टमर इज नॉट रेडी टू पे दैट प्राइस। आर यू अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? कस्टमर बिलीव्स मुझे वो प्राइस के अंदर कुछ और बेटर मिल सकता है। तो कैन आई से दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी ऑफ न्यू कस्टमर्स इन इंडिया, बट दे स्टिल अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी ऑफ कस्टमर्स इन यूएस और इन दुबई। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो वो उधर अपना प्रोडक्ट बना के बेच रहा है कि नहीं बेच रहा है आज भी? तो कैन आई से उसने अपना कोर पार्ट चेंज नहीं किया, उसने अपना बिजनेस स्ट्रेटेजी नहीं बदला। होंडा ने ये नहीं बोला कि दुनिया बदल गई है तो मैंने अपना प्रोडक्ट बदल देना चाहिए, या टोयोटा ने अपना प्रोडक्ट बदल दिया। बाय द वे टोयोटा आल्सो डजंट लाइक इंडिया, यू नो दैट राइट? टोयोटा का सारा प्रोडक्ट लाइन इंडिया में आता ही नहीं है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि इंडिया का साइकोलॉजी जो है कस्टमर का बहुत अलग है। इसलिए टोयोटा इंडिया में फॉर्च्यूनर बेचता है और इनोवा बेचता है, क्योंकि उसको समझ में आया दो सेगमेंट है जहां गाड़ी अच्छा बिकेगा, बराबर है कि नहीं है? अब जाकर के उसने फाइनली कोलैबोरेशन करके रखा मारुति के साथ में। इसलिए आप देखते होंगे मारुति का जो बलिनो है ग्लांजा सेम दिखता है, हाई राइडर सेम दिखता है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग एक ही जगह पे होता है, दो टैग अलग अलग है। टोयोटा इंडिया में इंटरेस्टेड ही नहीं है बिजनेस करने में, क्योंकि उसको पता है इतना सेम एफर्ट में किसी और कंट्री में डालेगा, आई विल सेल मोर कार। क्लासिक एग्जांपल टोयोटा कैमरी, इंडिया में आपको हार्डली देखने को मिलेगा। अब दुबई में जो हर टैक्सी कैमरी होगा, यूएस का हर टैक्सी कैमरी रहेगा टोयोटा का, तो कहना इसे मैं टैक्सी के नाम पे कितना गाड़ी बेच लेगा वहां पे? बिजनेस है ना अल्टीमेटली यार। सो वापस से ये पहले पॉइंट में बोलना चाहता है, एक कंपनी जब फ्यूचरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से सोचता है, वो हमेशा सोचता है मेरे फ्यूचर के बारे में सोचते वक्त पहले मैंने पास्ट के बारे में सोचना चाहिए। बहुत बढ़िया चीज लिखा है, देखो क्या बोलता है, अ कंपनीज करंट स्ट्रेटेजी, जो ये बनाने जा रहा है, फ्लोज मतलब स्ट्रेटेजी कहां से आ रहा है, बोथ प्रीवियसली इनिशिएटेड एक्शंस एंड अप्रोचेस, जो अभी भी बराबर से काम कर रहे हैं। हमारा हिस्टोरिकल ऐसा स्ट्रेटजी जो आज भी बराबर से काम कर रहा है, और वो इतना बढ़िया काम कर रहा है कि मुझे लगता है सेम अप्रोच फ्यूचर के अंदर भी शायद हमने कंटिन्यू करना चाहिए। मतलब सर आपका स्ट्रेटजी बनाते वक्त थोड़ा हिस्टोरिकल अप्रोच, व्हाट हैज बीन वर्किंग वेल फॉर मी शुड बी कंसिडर्ड व्हाइल मेकिंग अ स्ट्रेटजी फॉर योर फ्यूचर। एंड देखो क्या बोलता है, टू मेरिट कंटिन्यूएशन, मतलब ये
कंटिन्यू करने के लिए सपोर्ट कर रहा है। क्यों सपोर्ट कर रहा है? क्योंकि धंधे में आज भी वो अप्रोच काम कर रहा है। अगर वो काम नहीं करता तो मैं बिजनेस के अंदर वो सेम अप्रोच को फॉलो नहीं करता। एज वेल एज, कैन यू सी वर्ड, न्यूली इनिशिएटेड मैनेजरियल डिसीजंस एंड एक्शंस। एक्चुअली में टोयोटा एग्जांपल पकड़ लो। टोयोटा फॉर्च्यूनर में कुछ भी नहीं बदलता है। क्यों नहीं बदलता है? क्योंकि वैसे ही बिक जाती है। तो मैं क्यों बदलने जाऊं? कुछ बदलने के लिए शायद बिकना बंद हो जाएगी। अरे बराबर है क्या? नहीं है? बट टोयोटा जो नीचे आपकी स्मॉल कार्स बना रहा है उसके अंदर आप देखेंगे हाइब्रिड वर्जन आ गया है। बिकॉज उन्हें पता है इंडिया के अंदर हाइब्रिड शायद पिकअप हो जाएगा, बिकॉज पीपल वांट एवरेज बढ़िया होना चाहिए। अरे बराबर है क्या? नहीं है? इंडिया में लोग एवरेज के लिए कुछ भी करेंगे। अरे हाँ, बराबर बात है क्या? नहीं है? अरे लॉजिकल बात है। एक जमाने में वो CD 100 करके बाइक आती थी, 100 का एवरेज देती थी। 100 का एवरेज, समझ रहे हो क्या? दैट वाज द सेलिंग पॉइंट। वो बाइक के अंदर कुछ भी नहीं था, कोई उठा के ऐसे फेंक सकता है। आई एम नॉट एग्जैजरेटिंग, हल्का सा बाइक था बट उसका एवरेज 100 है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? दूसरा चीज, मारुति 10 साल पहले भी बहुत बिकता था। क्यों? सेफ्टी सिक्योरिटी से फर्क नहीं पड़ता, एवरेज बढ़िया देती है। रिपेयर्स मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत कम है, सेफ्टी सिक्योरिटी क्या करने का है? अरे सरकार से मैं, बट रियलिटी यही था कि नहीं था? सडनली लोगों को लगा नहीं नहीं फीचर्स इंपॉर्टेंट है, सेफ्टी इंपॉर्टेंट है। मारुति बोला ओके, हमको भी लगता है इंपॉर्टेंट है। मारुति होशियार था हमेशा से। पहले उसने बोला इस पे खर्चा काहे को करने का। मारुति ने कभी सनरूफ ही नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? वो बोला इंडिया के क्लाइमेट में क्या सनरूफ का करोगे तुम। अरे फैक्ट बता रहा हूं, मजाक नहीं कर रहा, तुमको मजाक लग रहा है। एक बार मारुति के डायरेक्टर को पूछा किसी ने 3BC आवाज के ऊपर, व्हाट अबाउट द सेफ्टी रेटिंग्स ऑफ मारुति, दे नॉट दैट ग्रेट। उन्होंने बोला प्रॉब्लम सेफ्टी रेटिंग का नहीं है, प्रॉब्लम ड्राइवर का है। इंडिया में लाइसेंस कितना आसानी से मिलता है। फैक्ट बोल रहा हूं, उन्होंने ही बोला स्टेटमेंट लाइव टेलीविजन के ऊपर, मैं नहीं बोल रहा हूं। कि इंडिया में टेलीविजन, सॉरी आपका जो लाइसेंस है कितना इजीली मिल सकता है। तो अगर सामने वाला ड्राइवर ही वेल प्लान्ड और ट्रेंड नहीं है तो ऑब्वियसली सेफ्टी ऑफ द कार क्या करेगा? सेफ्टी ऑफ द कार इज सेकेंडरी, द ड्राइवर इज मोर इंपॉर्टेंट। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? तो आई एम जस्ट ट्राइंग टू से, अभी बिजनेस अपने स्ट्रेटेजी को सपोर्ट करने के लिए कुछ भी कर सकता है। बॉटम लाइन पहली चीज में बोल रहा है कि आपका स्ट्रेटेजी के अंदर दो अप्रोच है। नंबर 1, क्या पास्ट में अच्छा चलते आया था वो एज इट इज हम कंटिन्यू करेंगे। एंड दूसरा चीज, न्यूली इनिशिएटेड मैनेजरियल डिसीजन, पास्ट वाले एस्पेक्ट को लेके आएंगे और कुछ नया बदलाव भी लेके आएंगे जिससे स्ट्रेंथनिंग होगा, मतलब थोड़ा सपोर्ट मिलेगा हमारे बिजनेस के ओवरऑल पोजीशन को एंड परफॉर्मेंस को। मतलब नया स्ट्रेटेजी पास्ट से भी आएगा और थोड़े नए एक्शंस को भी ऐड किया जाएगा जिससे नया स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेट किया जाएगा। इस पॉइंट नंबर ए लिटिल बिट क्लियर टू यू। नाउ रीड पॉइंट नंबर बी, उससे ही कनेक्टेड। देखो क्या बोलता है, द स्ट्रेटेजी पार्टली इज डेलिब्रेट एंड प्रोएक्टिव। मतलब जब आप स्ट्रेटेजी बनाते हैं वो प्रोएक्टिव है। क्यों सर? बिकॉज इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ मैनेजमेंट का एनालिसिस, इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रेटेजिक थिंकिंग। मतलब एक मैनेजमेंट ने एग्जिस्टिंग सिचुएशन को एनालाइज किया होगा, बिजनेस के बारे में सोचा होगा, ये सोचा होगा पास्ट में क्या वर्क कर रहा था, फ्यूचर में क्या बदलाव आएगा, फिर उसके बाद में उन्होंने क्या बिल्ड किया होगा, स्ट्रेटेजी बनाया होगा। इसीलिए स्ट्रेटेजी को बोला जाता है इट इज पार्टली प्रोएक्टिव। रिएक्टिव वाला पार्ट आगे आएगा। थोड़ा बात समझ में आया क्या? अरे समझ में आया क्या? कंफर्टेबल लग रहा है? अभी रिएक्टिव वाला पार्ट पढ़ो, ये तुमको बहुत अच्छा लगे। और नीचे कैन यू सी वर्ड रिएक्टिव एक्शंस? एक बार रीड करो जरा, एक बार रीड पॉइंट नंबर ए ऑफ रिएक्टिव। जस्ट रीड दिस पार्ट, ये तुमको समझ में आ जाएगा इजीली। बोलो ये समझ में आया क्या? ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है, मतलब जैसा हम सोच रहे हैं शायद वैसा नहीं होगा। थोड़ा वो ड्रामेटिक तरीके से बोल रहे हैं। नॉट एवरी स्ट्रेटेजिक मूव इज अ रिजल्ट ऑफ प्रोएक्टिव प्लानिंग। कुछ कुछ सर क्या होता है, रिएक्टिवनेस भी आता है। देखो, थिंग्स हैपन दैट कैन नॉट बी फुल्ली एंटिसिपेटेड और प्लान्ड फॉर। तो अगर आपको लगता है मार्केट कंडीशन बदल गई है, कॉम्पिटिटिव कंडीशन बदल गई है, दे टेक अ अनएक्सपेक्टेड टर्न, मतलब सर दे आर नॉट गोइंग एज यू हैड ओरिजिनली प्लान, सो योर स्ट्रेटेजी में हिट अ स्टोन वॉल। कुछ नहीं, आपका स्ट्रेटेजी फेल हो जाएगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, स्ट्रेटेजी को चेंज करना पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड बीइंग रिएक्टिव। अब देखो एक्चुअली उसमें प्रॉब्लम है, अगर मेरा पूरा स्ट्रेटेजी फेल होता है तो ये रिएक्टिव नहीं है, वो स्ट्रेटेजी फेलियर ही हो गया।
आपको नया स्ट्रेटेजी ही बनाना पड़ेगा। यूर अंडरस्टैंडिंग दिस? वो थोड़ा लैंग्वेज हार्श बोल रहा है। रियलिटी में क्या होता है, आपका स्ट्रेटेजी इज अ 3 ईयर 5 ईयर प्लान। योर स्ट्रेटेजी इज अ 3 ईयर 5 ईयर प्लान। हो सकता है ड्यूरिंग दैट 3 ईयर 5 ईयर कुछ हर्डल्स आ जाए। क्या आ जाए? कुछ हर्डल्स, कुछ प्रॉब्लम्स आ जाए शॉर्ट टर्म के लिए। उनसे डील करने के लिए आपको शायद इमीडिएटली रिएक्ट करना पड़ेगा, बट बाद में आप वापस से अपने ओरिजिनल प्लान के साथ में क्या कर सकते हैं? कंटिन्यू कर सकते हैं, या अपने प्लान को थोड़ा सा बदल सकते हैं। मतलब इन सिंपल टर्म्स, हो सकता है टाटा मोटर्स इज ऑल गन्स ब्लेजिंग ऑन ईवी, सडनली देर ऑल इन ईवी। सडनली उनको रियलाइज हुआ नहीं ईवी के साथ साथ में हाइब्रिड भी स्ट्रांगली काम कर रहा है। वो बोलेगा ठीक है हाइब्रिड बना लेते हैं। यूर अंडरस्टैंडिंग? फिर वॉट एवर वर्क्स विल जस्ट कंटिन्यू विद दैट। यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? तो कैन आई से यू कैन नॉट ऑलवेज से जो मैंने चूज कर लिया है वही हमेशा परफेक्ट रास्ता होगा। थिंग्स ऑन द वे में ऑल्सो नॉट वर्क आउट द वे वी हैड ओरिजिनली प्लान। तो हमें क्या करना पड़ेगा? थोड़ा बहुत बदलाव लेके आना पड़ेगा। थोड़ा लैंग्वेज समझ में आया क्या? इधर ही रुक जाइए, मैं आपको लिखने में हेल्प करूंगा। लेट मी शो यू अ क्वेश्चन। क्यों मैं आपको इस तरीके से पढ़ा रहा हूं, आपको उसका रीजन समझना चाहिए। कुछ आईसीआई मटेरियल के क्वेश्चंस हैं और एक एग्जाम क्वेश्चन भी रहेगा। रीड दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा, वो एसएम के अंदर ना कुछ भी नाम हम यूज करते कुछ भी लिखते हैं, यमी टमी कुछ भी लिखेंगे वो लोग। तुम उन पे फोकस नहीं करने का, तुम क्वेश्चन पे फोकस करने का। देखो क्या बोलते हैं। यमी फूड्स एंड टेस्टी फूड्स are successfully competing in the business of ready to eat snacks in Patna. Yummy has been pioneer in introducing new products or innovative products. ऐसा बोल रहा है क्या? Yummy थोड़ा innovative product लेकर के आता है। अच्छा, these products will give them good sale. Okay. However, tasty foods will introduce similar products in reaction to the products introduced by मतलब क्या ना, इसे टेस्टी वाला कॉपी करेगा। अरे बराबर है कि नहीं है? यमी वाला कुछ तो नया लेके आएगा। अब तुम प्लीज मत सोचना कौन सा वाला एप्पल है कौन सा वाला सैमसंग है। लेट्स नॉट गेट इनटू दिस फाइट, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। नेक्स्ट क्या बोलते हैं वो? सर बाद में सेम प्रोडक्ट लॉन्च करेगा, टेकिंग अवे द एडवांटेज विच इज गेन्ड बाय द फॉर्मर। मतलब जो पहले वाले ने नया प्रोडक्ट लॉन्च करके एडवांटेज लिया उसे खाने का ट्राई करेगा। डिस्कस द स्ट्रेटेजिक अप्रोच ऑफ 2 कंपनीज। एंड बाद में बोल रहा है विच इज सुपीरियर। नो वन कैन डिसाइड विच इज सुपीरियर, बट ओनली ICI कैन फोर्स यू टू डिसाइड। एक बात बताओ, बिना ये वही कहानी हो गई। डेनिम मैन्युफैक्चरिंग कंपनी रनिंग इट, अरे कल एग्जांपल दिया था तुमको, मैंने, याद आया कि नहीं आया? डेनिम मैन्युफैक्चरिंग कंपनी रनिंग इनटू लॉसेस। आई विल नॉट टेल यू सिंस हाउ लॉन्ग, आई विल नॉट टेल यू धंधा कितने साल से चल रहा है, आई विल नॉट टेल यू प्रॉब्लम क्या है। मैं बोलूंगा डिसाइड कर क्या करने का है। ICI डजंट केयर व्हाट आर यू थिंकिंग, व्हाट दे केयर इज ये कौन से चैप्टर में किस टॉपिक से रिलेटेड है, वो टॉपिक लिख। ये जोक है केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन का। डिड यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन? इज इट टॉकिंग अबाउट प्रोएक्टिव रिएक्टिव? इज इट टॉकिंग अबाउट प्रोएक्टिव रिएक्टिव? फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्वेश्चन है ICI का। इज इट टॉकिंग अबाउट प्रोएक्टिव रिएक्टिव? आई एम आस्किंग यू। हाँ बात कर रहा है ना यार, वो पता है, वो अज्यूम कर रहा है। एक में उसने वर्ड रिएक्शन लिखा है ना, तो तू अज्यूम करेगा पहला वाला प्रोएक्टिव है, क्योंकि उसने हिंट दिया इट्स अ इनोवेटिव प्रोडक्ट। समझ में आएगा? तो ऐसे तुमको आइडिया नहीं है। अच्छा बाय द वे, ऐसे सारे क्वेश्चन नहीं होते ऑब्वियसली। ऐसे एक आध चैप्टर में 2-3 क्वेश्चन मिल सकते हैं आपको। आपकी किस्मत खराब हुई, पेपर में ऐसे 5-6 निकल गए तो बात अलग है। नॉर्मली ऐसा 1 या 2 क्वेश्चन पेपर में आपको देखने को मिल सकता है। आंसर छोड़ दीजिए, क्वेश्चन समझ में आया क्या? कौन सा सुपीरियर बोलोगे तुम बताओ? यहां पे तुम्हारे हिसाब से कौन सुपीरियर है? तुक्का लगाओ ना कुछ तो यार। अरे पहला वाला कौन है? यमी फूड्स। वो क्या कर रहा है? इनोवेटिव प्रोडक्ट बना रहा है। टेस्टी वाला कॉपी पेस्ट कर रहा है। सो विच वन इज सुपीरियर? हाउ मेनी थिंक टेस्टी सुपीरियर सर? ओके, हाउ मेनी थिंक यमी इज सुपीरियर? मतलब क्या ही बोलूं तुम मेरे को बताओ, हम डिसाइड ही नहीं कर सकते हैं। मतलब ये छोड़ नहीं सकते हैं, कैसे छोड़ के आ जाएंगे बेटा? दिस कैन बी द फर्स्ट क्वेश्चन विच इज द कंपल्सरी क्वेश्चन। अच्छा वो भी होता है ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट? हाँ हाँ, ऐसा कंपल्सरी क्वेश्चन भी आता है जिसमें ऑप्शन नहीं होता है, और वो ऐसा क्वेश्चन पहला वाला ऐसा ही रहता है नॉर्मली। बोलो क्या डिसाइड करोगे? और मैं आपको बता रहा हूं, मैंने आपको पूरा मॉड्यूल पढ़ाया है।
मॉड्यूल में जितना लिखा है ना सब लिख के दिया है मैंने उधर। पूरा पढ़ने के बाद में भी कोई डिसाइड नहीं कर सकता सही आंसर क्या होना चाहिए। अच्छा रुक जाओ, आंसर तो इनका मेरे सबसे यमी रहेगा, मेरे सबसे, क्योंकि उनको लगता है इनोवेटिव है तो बेटर काम कर रहा है शायद। हाँ मैं भी गलत हो सकता है, मेरे को भी आंसर पढ़ना पड़ेगा, पॉसिबल है। मैं ऑनेस्ट आदमी है, मेरे को थोड़ी उनका आंसर याद रहेगा, मेरे को कॉन्सेप्ट याद रहेगा। मैं लिख चुका है, आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? हाँ मेरे को प्रोएक्टिव रिएक्टिव सारा, पर उनका जो तुक्का है वो मेरे को थोड़ी याद रहेगा यार। अब सुनो, ऐसा ही एक क्वेश्चन और है, इसका आंसर देखते हैं, पर अगले क्वेश्चन में। अरे सुनो, मैं तुमको कल फर्स्ट डे वार्निंग दिया था कि नहीं दिया था? तो मेरे को थोड़ा आईसीआई जैसे पढ़ाना पड़ेगा, तुमको बोला था कि नहीं बोला था? वरना मैं तुमको मस्त हेडिंग पढ़ाएगा 1 मिनट, मेरे को प्रोएक्टिव रिएक्टिव में कुछ लिखाना ही नहीं है। जो तुम्हारा हेडिंग था दैट शुड हैव बीन द सेंटेंस। मेरे को क्यों आगे लिखाने का जरूरत है? आई विल नॉट मेक यू राइट एनीथिंग एल्स, बट यू विल नॉट बी एबल टू राइट आईसीआई आंसर। जस्ट इमेजिन फ्रॉम द एंटायर चैप्टर 1 देयर इज ओनली वन क्वेश्चन, दिस इज द क्वेश्चन। तो पूरा पढ़ने का कोई फायदा नहीं होगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट? समझ में आएगा आपको बात? यम्मी बेटर लग रहा है इनको, चलो ध्यान दो, आंसर बाकी पढ़ाएंगे। अभी दूसरा क्वेश्चन देखो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है वो, मजेदार है। कम टू चैप्टर नंबर, क्वेश्चन नंबर 11। आइए। अरे तुम यार, यही प्रॉब्लम है, सीरियस नहीं हो यार, सीरियस ले लो आईसीआई को, तुमको मैं बता रहा हूं। देखो क्या बोलता है, अल्बेला फूड्स एंड जस्ट बी फूड्स are successfully competing chain of restaurants in India. Albelas are also known for their, can you say word, innovative approach. कुछ तो कॉमन है दोनों में, which has resulted in good revenues. On the other hand, Just Be is slow in responding to environmental changes. मतलब एनवायरमेंट में बदलाव जो आते हैं उसको रेस्पॉन्ड करने में, द वर्ड इज रेस्पॉन्ड करने में स्लो है। पहला वाला ऐसा लग रहा है इनोवेटिव कर रहा है, दूसरा वाला रेस्पॉन्स में भी स्लो है। द इनिशियल स्टेजेस ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक and ensuring strict lockdown had an adverse impact on both the companies, obviously realizing कि ये बहुत severe impact हो सकता है and future में इसके consequences बुरे हो सकते हैं। अलबेला immediately chalked out, एक ऐसा प्लान बनाया, जैसे लॉकडाउन खत्म हो जाएगा हम क्या करेंगे। मतलब जब ये लॉकडाउन सिचुएशन आया, सो अलबेला इज ट्राइंग टू थिंक प्रोएक्टिवली। अलबेला इज ट्राइंग टू थिंक प्रोएक्टिवली। दे मेड अ प्लान कि हमारा पोस्ट लॉकडाउन स्ट्रेटेजी क्या होगा। उन्होंने देखो स्ट्रेटेजी भी लिख के दी है, कॉन्टेक्टलेस डाइनिंग, वो क्यूआर कोड से, न्यू कैटेगरी ऑफ फूड इन द मेन्यू, जिससे इम्यूनिटी बूस्टर होगा, फिर ने किसी को सेफ्टी मेजर बेटर रहेंगे, हाइजीन अच्छा रहेगा। फिर सर ऑनलाइन फूड डिलीवरी ऐप, क्या एक्साइटेड लोग हैं बिजनेस की। नेक्स्ट देखो, सीइंग द पॉजिटिव बज अराउंड दीज मेजर्स, जो अलबेला ने ली है, जसबी ने बोला ठीक है अब हम भी इंट्रोड्यूस कर ही लेते हैं। मतलब पहले अलबेला ने ये प्लान बनाया, फिर ये सक्सेसफुली चलने लगा, तो इसलिए जसबी ने सोचा इसे हम क्या कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं। अब क्वेश्चन क्या है, आइडेंटिफाई द स्ट्रेटेजिक अप्रोच टेकन बाय अलबेला एंड टेकन बाय जसबी। पता है अप्रोच क्या है? अलबेला इज प्रोएक्टिव, जसबी इज रिएक्टिव। इसके लिए 5 नंबर दे दो मेरे को। दिस इज अ 5 मार्क क्वेश्चन, रिमेंबर दैट। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। नंबर 2 देखो, डिस्कस दीज अप्रोचेस, मतलब इसके बारे में आईसीआई मॉडल में जितना लिखा हुआ है वो निबंध लिखो नीचे। थर्ड, विच, ऐसे ठीक है, विच अप्रोच इज बेटर एंड व्हाई। कैसे डिसाइड करेंगे कौन सा अप्रोच बेटर है? फिर भी इधर थोड़ा अच्छा हिंट है कि उसका धंधा बढ़िया चल रहा है, गुड रेवेन्यू देखो, समझ रहे, वो अच्छा कर रहा है इसलिए दूसरा वाला कॉपी कर रहा है। तो कौन सा अप्रोच बेटर साउंड करेगा? प्रोएक्टिव। अरे वो हर बार प्रोएक्टिव को बेटर बोलता है यार। अरे मैं बोल रहा हूं तुमको, आगे जाके तुमको मैं एडवांटेजेस पढ़ाएगा, उधर भी बोलेगा इट्स बेटर टू बी प्रोएक्टिव रादर देन ओनली रिएक्टिव। मतलब प्रोएक्टिव होना क्या है, बेहतर है। तुम्हें क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं क्या? अभी मैं आपको वही बता रहा हूं, आपको कुछ टॉपिक्स के लिए थोड़ा मेंटली प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा। स्ट्रैटेजी में वो कुछ नहीं पूछेगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड स्ट्रैटेजी क्या होता है डिफाइन कर दे। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का स्ट्रेट फॉरवर्ड डेफिनेशन होगा। वो क्वेश्चंस चैलेंजिंग नहीं होंगे बच्चों, ये क्वेश्चंस चैलेंजिंग होंगे। आर यू फीलिंग लिटिल बिट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? समझ में आ रहा है कि आपको थोड़ा सा? शुड आई हेल्प यू इन राइटिंग दिस आंसर फर्स्ट? पहले हम प्रोएक्टिव रिएक्टिव को समराइज करते हैं, फिर उनके आंसर्स पे आएंगे, घबराने का जरूरत नहीं है। ऑनेस्टली बच्चों, ऐसे क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर आईसीआई डिफाइन करता है क्योंकि क्वेश्चन उनका है।
और वो बोलता है मेरे हिसाब से परफेक्ट है, बराबर है कि नहीं है। आप बस जितना मॉड्यूल के करीब रह सकते हो उतना तुम उनके आंसर के करीब पहुंच सकते हो। यूर अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट। 100% एक्यूरेसी वाला कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट नहीं करता है। इज दैट क्लियर टू यू? नोटबुक में जाइए, आपने हेडिंग लिखा होगा स्ट्रेटजी कैन बी पार्टली प्रोएक्टिव एंड पार्टली रिएक्टिव। अंडर दिस राइट डाउन पॉइंट नंबर ए। राइट डाउन पॉइंट नंबर ए, प्रोएक्टिव एक्शंस। पॉइंट नंबर ए, प्रोएक्टिव एक्शंस। डैश करके लिखिए। सिर्फ प्रोएक्टिव के बारे में पहले 2-3 पॉइंट लिखेंगे, रिएक्टिव के बारे में 2-3 पॉइंट लिखेंगे, फिर एक कॉमन कंक्लूजन लिखेंगे। ध्यान रखिएगा, दोनों एस्पेक्ट लिखना जरूरी है, क्योंकि पता चले अगली बार जो क्वेश्चन आएगा वो सिर्फ दोनों में से किसी एक भी पूछेगा। तो मुझे वो प्रिपरेशन भी चाहिए कि अगर सिर्फ प्रोएक्टिव पे 3 या 4 मार्क का क्वेश्चन आया, कैन आई एटलीस्ट राइट लॉजिकल 3 पॉइंट्स? आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? तो प्रोएक्टिव एक्शन के आगे डैश करके लिखिए पॉइंट नंबर 1, प्रोएक्टिव एक्शंस। Proactive actions on part of managers, proactive actions on part of managers are designed to improve. Proactive actions on part of managers are designed to improve entities' market position, designed to improve entities' market position and overall financial performance. Entities' market position and overall financial performance. ये तो जनरल सा पॉइंट है। इसमें प्रोएक्टिव होता क्या वो लिखा ही नहीं है। प्रोएक्टिव नॉर्मली एक बिजनेस होता ही क्यों है, थोड़ा बहुत भी, व्हाई दे मेक अ स्ट्रेटेजी विच हैज अ प्रोएक्टिव एस्पेक्ट। क्योंकि सर सिंपल है, हर बिजनेस चाहता है मेरी जो भी एग्जिस्टिंग मार्केट में पोजीशन रहेगी उसे इंप्रूव करना है, एंड सर ओवरऑल हमारा फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बढ़िया होना चाहिए। एक बात सोचो, डोंट यू थिंक जनरल 2 ऑब्जेक्टिव लिख दिए? अरे उस सेंटेंस में क्या लिख दिए? जनरल 2, और उसका प्रोएक्टिव से एक्चुअली कोई लेना देना नहीं है। प्रोएक्टिव का मीनिंग तो अगले पॉइंट में आएगा। Are you understanding what I'm trying to say? बट आपके पास ऑप्शन नहीं है। मैं बोल रहा हूं ऐसे क्वेश्चन का आंसर आईसीआई को ऐसे ही लिख के देना पड़ेगा। मार्क माई वर्ड्स, देयर इज नो अदर वे। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? रीड दिस पॉइंट वंस अगेन। वो बोलता है मैनेजर्स ऑफ अ कंपनी प्रोएक्टिव एक्शंस के बारे में इसलिए सोचते हैं क्योंकि वो हमेशा अपने बिजनेस का एग्जिस्टिंग पोजीशन इंप्रूव करना चाहते हैं, अपना फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इंप्रूव करना चाहते हैं। अरे यार, ये तो सेम चीज रिएक्टिव के लिए भी अप्लाई होती है, क्योंकि जनरल ऑब्जेक्टिव्स है, बराबर है कि नहीं है? बट हम नहीं लिख सकते, आईसीआई ने नहीं लिखा है। यही प्रॉब्लम है। अगर आप बहुत ज्यादा लॉजिकल तरीके से सोचेंगे तो कहीं कहीं उनकी लैंग्वेज थोड़ी सी, क्योंकि क्या है ना, उन्होंने पूरे ऑथर की किताब कॉपी करने के बजाय उस ऑथर का एक पार्ट कॉपी कर लिया है। और समझ में आया क्या मेरा बात? ऑथर का पर्सपेक्टिव पूरे बुक के नैरेटिव रहेगा, वो पूरा बुक का नैरेटिव है ही नहीं इधर। एक छोटा सा पार्ट उन्होंने कंट्रोल सी कंट्रोल भी कर दिया। यू आर अंडरस्टैंडिंग द चैलेंज? ओके, अंडर प्रोएक्टिव राइट डाउन पॉइंट नंबर 2, a company's current strategy. Proactive में point number 2, a company's current strategy flows from both previously initiated actions, flows from both previously initiated actions or approaches, previously initiated actions or approaches that have been working well, for the business, that have been working well for the business, and newly initiated managerial decisions, that will strengthen, newly initiated managerial decisions that will strengthen the overall
that will strengthen the overall position and performance of the company. That will strengthen overall position and performance of the company. पढ़ो एक बार शांति से। ये बोलता है जब हम एक स्ट्रेटेजी बनाने जा रहे हैं, इस स्ट्रेटेजी में दो साइड से चीजें आने वाली है। एक, आज तक पहले अगर हम सोचें हिस्टोरिकली क्या बराबर से काम करते आया है वो चीज भी आएगा, कुछ नए मैनेजरियल डिसीजंस भी आएंगे जिससे हमारा ओवरऑल पोजीशन क्या होना चाहिए, इंप्रूव। अगर आप नोटिस करेंगे पॉइंट नंबर ए में आपने यही बोला, प्रोएक्टिव आप है ही क्यों, क्योंकि आप ओवरऑल परफॉर्मेंस इंप्रूव करना चाहते हैं। तो ओवरऑल परफॉर्मेंस इंप्रूव करने के लिए कुछ आपको अपना हिस्टोरिकल स्ट्रेटेजी चूज करना पड़ेगा और कुछ नए एक्शंस को इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। दोनों का कॉम्बिनेशन आपको प्रोएक्टिव स्ट्रेटेजी बनाने में क्या करेगा, हेल्प करेगा। इज ए एंड बी क्लियर टू यू? लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है। बोथ मतलब दो चीजें हैं, एक है प्रीवियस एक्शंस और दूसरा है न्यू एक्शंस। दोनों मिलाकर के आपका नया प्रोएक्टिव स्ट्रेटेजी बनाया जाएगा। इज ए एंड बी क्लियर टू यू? स्पेंड 2 मिनट्स, वापस से पढ़िए दोनों पॉइंट्स को। सिर्फ प्रोएक्टिव में 2 पॉइंट जो लिखे हैं वो रीड कीजिएगा प्लीज। ठीक है, अब लिखिए पॉइंट नंबर सी, प्रोएक्टिव में ही थर्ड पॉइंट। देयरफॉर entities strategy, therefore entities strategy is partly deliberate and proactive. Partly deliberate and proactive because it is a product of management's analysis. It is a product of management's analysis and strategic thinking. Product of management's analysis and strategic thinking. Full stop। सिर्फ इतना ही लिखिए, शांति से पढ़िए। देखो क्या लिखा आपने, मतलब इसीलिए ऊपर के दोनों पॉइंट से लगता है कि मैनेजमेंट ने अपना पास्ट का नंबर्स भी एनालाइज किया होगा, थोड़ा फ्यूचर के बारे में भी सोचा होगा। वो एनालिसिस और थिंकिंग की वजह से उन्होंने एक नया स्ट्रेटेजी बिल्ड किया होगा। तो कैन आई से ये जो अप्रोच है, दिस इज कॉल्ड एज प्रोएक्टिव अप्रोच। दिस इज कॉल्ड एज प्रोएक्टिव अप्रोच। आप रैंडमली ये नहीं बोल रहे हो आज ये प्रोडक्ट ठीक लग रहा है बना के बेच देते हैं। आप ये सोच रहे हैं कि मैंने आज तक एज ए बिजनेस कैसे प्रोडक्ट बनाए हैं, व्हाट हैज वर्कड इन माय फेवर, उसको सोचते हुए फ्यूचर में लोग कैसे प्रोडक्ट एक्चुअली में यूज करना चाहेंगे, दोनों का कॉम्बिनेशन अप्लाई करके आप डिसीजन ले रहे हैं। दिस अप्रोच इज कॉल्ड एज प्रोएक्टिव अप्रोच। डेलिब्रेट मतलब जानबूझकर, प्रोएक्टिव मतलब आप पहले से सोच रहे हैं व्हाट हैज वर्कड वेल, व्हाट इज एक्चुअली एक्सपेक्टेड टू चेंज। दोनों को यूज करके एक बढ़िया स्ट्रेटेजिक अप्रोच बनाने का ट्राई कर रहे हैं। थोड़ा प्रोएक्टिव अप्रोच समझा क्या? हाँ या ना? ये मैक्सिमम है। ये 3 पॉइंट अगर आपने लिख दिए, चाहे उनका अलबेला क्वेश्चन हो, टमी यमी जो भी हो, समझ रहे हैं मेरा बात? प्रोएक्टिव के अंदर आप गलत नहीं जा सकते हैं। इज दैट क्लियर टू यू? चलेगा? चलो सर, पार्टली प्रोएक्टिव खत्म हो गया, अब अगला अप्रोच क्या रहेगा? रिएक्टिव अप्रोच। लिखिए नेक्स्ट वन, सेकंड सब हेडिंग। मतलब इसी में पहला क्या था? प्रोएक्टिव, उसमें आया 1 2 3। अगला लिखिए रिएक्टिव अप्रोच और रिएक्टिव एक्शंस। रिएक्टिव अप्रोच और एक्शंस। अंडर रिएक्टिव अप्रोच राइट डाउन पॉइंट नंबर 1, reactive actions are entities reaction. Reactive actions are entities reaction to the unanticipated developments, and
fresh market conditions, unanticipated developments, and fresh market conditions, fresh marketing conditions, fresh market conditions in the dynamic business environment. Fresh market conditions in the dynamic business environment. I'll give you an example. नहीं बात करना चाहिए बट ठीक है, पता नहीं सडनली स्ट्राइक हुआ है इसके अराउंड. You know, there's a car manufacturing company, Volvo. When Volvo sells its car, it actually gives you two keys. दो अलग अलग चाबी देता है. हर गाड़ी दो चाबी देता है, और Volvo आपको एक स्पेशल की देता है ऑरेंज कलर का. मतलब इट्स अ डिफरेंट कलर की. इट्स एक्चुअली गिवन कि अगर मान लो कोई आपका गाड़ी लेकर के जा रहा है और आप कंट्रोल करना चाहते हो कि वो गाड़ी कितना मैक्सिमम स्पीड पे चला सकता है, उसको एक दूसरा चाबी दीजिए. विद दैट की यू कैन कंट्रोल द मैक्सिमम स्पीड दैट कार कैन एक्चुअली गो. Are you understanding what I'm saying? You know what, in connection of what I'm actually telling you, आपको समझा होगा द पोर्शे इंसिडेंट विच वी हैव सीन. बराबर है. दुनिया में वॉल्वो इज दैट कंपनी इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी इज लाइक एपिटॉम. अब सबसे हाईएस्ट स्टैंडर्ड है उसको. मतलब वॉल्वो एक्चुअली अपनी गाड़ी को एक क्रेन से ऊपर ले जाकर के वर्टिकली गिराता है. मतलब नॉर्मली कार टेस्ट क्रैश कैसे करते हैं, ऐसे गाड़ी चलते हुए आता है, क्रैश होता है. वॉल्वो बोलता है ये बच्चों के लिए. वो बोलता है मेरी कार को आप क्रेन से ऊपर लेकर के जाओ और वर्टिकली गिरा दो, देन लेट्स सी व्हाट हैपेंस. मतलब दिस इज व्हाट. एंड वॉल्वो क्या बोलता है, एनीथिंग दैट इज ग्लैमरस वी डोंट केयर. इज इट सेफ और नॉट? इफ इट इज नॉट सेफ आई एम नॉट सेलिंग इन माई कार. आई एम टेलिंग यू, फॉर एग्जाम्पल तुम अगर वॉल्वो चलाओगे, तुमको लगेगा तुम होंडा सिटी चला रहे हो इन टर्म्स ऑफ ड्राइविंग. बट वो बोलता है आई डोंट केयर, व्हेन आई एम सेलिंग अ कार आई एम सेलिंग सेफ्टी. तो अगर तुमको लगता है इसमें बहुत थ्रिल नहीं आ रहा है, इट्स ओके, इट्स नॉट फॉर यू. यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? मतलब उसको पता है, उसने डिफाइन किया उसे क्या बेचना है. एंड वो बोलता है चाहे बिके या ना बिके, मैं तो गाड़ी इसे बना के बेचेगा. आई डोंट नो वेदर यू आर स्टिल अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. डोंट यू थिंक करंटली जो इंसिडेंट हुआ इसके बाद में पोर्शे नहीं करेगा नॉर्मली, इट्स अ बिग एंटिटी. उसने आकर के बोलना चाहिए दैट अब से शायद हम भी ऐसा गाड़ी के साथ एक चाबी देंगे. दैट डिटरमाइंस कि वो गाड़ी का चाबी ले जाने वाला इंसान मैक्सिमम क्या स्पीड पे गाड़ी चला सकता है. बट ऑब्वियसली इट्स नॉट जस्ट द स्पीड, इट्स नॉट जस्ट द स्पीड, देयर आर अदर एस्पेक्ट्स ऑल्सो जो हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं. बट बॉटम लाइन, जब भी कुछ इंसिडेंट्स होते हैं, लाइक फॉर एग्जाम्पल एक बहुत बुरा इंसिडेंट हुआ था, आई फॉरगॉट हिज नेम यार, टाटा सन्स Cyrus Mistry. He lost his life on the spot, if I'm not wrong, in a Mercedes car. People started raising a question about the safety of Mercedes. Rather, I'm not wrong, it became little difficult for Mercedes to sell GLC at that time because the car was GLC. It became very challenging because suddenly ऐसा कोई incident होता है, and मतलब it's not about one person. Anyone losing life should be taken very seriously. There's no doubt about this. But suddenly these companies start facing lot of heat and trouble. अगर suddenly कोई well known person या connected होता है इससे ideally, तो ideally हर किसी के लिए होना चाहिए, but it's there. I'm just trying to say as a business आप एक चीज सोचिएगा, जब भी कोई एक ऐसा इंसिडेंट आपके किसी प्रोडक्ट के आसपास होता है, आपको शायद बहुत सोच समझ के रिएक्ट करना पड़ता है. ऐसा ही एक एग्जाम्पल सैमसंग के साथ हुआ था. सैमसंग का एक नोट था तो ब्लास्ट होना शुरू हो गया था. सैमसंग लॉस्ट इट्स रेपुटेशन हेवीली. $1 बिलियन लॉस बुक करना पड़ा उनको जितने नोट्स बेचे, बिकॉज ऑफिशियली दुनिया भर के फ्लाइट्स में ऑफिशियल अनाउंसमेंट था, इफ यू आर कैरिंग दिस स्पेसिफिक स्मार्टफोन. नोट का था कोई तो वर्जन था, आई डोंट रिमेंबर विच वन, व्हाटएवर, आई डोंट केयर, मुझे नहीं पता, बट नंबर याद नहीं है. अगर दैट इज द नोट, इफ यू आर कैरिंग, यू आर नॉट अलाउड टू बोर्ड द फ्लाइट. इट्स लाइक द बिगेस्ट रेपुटेशन लॉस फॉर अ स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर जिसने इतने साल तक रेपुटेशन बिल्ड किया था. यू अंडरस्टैंडिंग? डोंट यू थिंक उन्होंने दे एक्चुअली हैड टू सेंड अ बॉक्स जिसमें लोगों ने अपने फ़ोन रखे, वापस से पूरे के पूरे मंगवाए, दे हैड टू रिफंड द एंटायर मनी. इट वाज अ ओवरऑल प्रोसेस जब उन्होंने अपने रेपुटेशन को पूरा ठीक किया. बट जस्ट थिंक अबाउट दिस, मेजॉरिटी पीपल हैव ऑलरेडी फॉरगॉटन. सैमसंग इज बैक.
यू अंडरस्टैंडिंग दिस? तो बिजनेसेस के लिए यही चैलेंज होता है, मतलब आपका जो एग्जिस्टिंग सिनेरियो रहेगा, कभी भी मार्केट में अनएक्सपेक्टेड डेवलपमेंट्स हो सकते हैं जिसके लिए शायद आप प्रिपेयर्ड नहीं थे। अगर ऐसा कुछ होता है तो हमें शायद नॉर्मली रेस्पॉन्ड करना पड़ेगा। दैट रेस्पॉन्स इज कॉल्ड एज रिएक्टिव एक्शन। दैट इज कॉल्ड एज रिएक्टिव एक्शन। थोड़ा बात समझ में आया क्या? अरे इज दिस क्लियर टू यू? अंडर रिएक्टिव अप्रोच और रिएक्टिव एक्शन, राइट डाउन पॉइंट नंबर 2. Things may not happen. Things may not happen or take place as planned by the company. Things may not happen or take place as planned by the company. Take place as planned by the company, comma, market conditions may take an unexpected turn, comma, market conditions may take an unexpected turn, and market conditions may take an unexpected turn, and entity's strategy may hit a stone wall. Entity's strategy may hit a stone wall. मतलब ये सिनेरियो आपको बता रहा है जैसा आप सोच रहे हैं हर बार वैसा नहीं होगा। कभी कभी मार्केट में अनएक्सपेक्टेड टर्न्स और इवेंट्स हो सकते हैं जिसकी वजह से आपका स्ट्रेटजी शायद कुछ समय के लिए या आपको सम एक्सटेंट फेल हो सकता है। उस केस में आप क्या करेंगे? थोड़ा आपका रिएक्टिव अप्रोच रहेगा। दैट विल बी योर पॉइंट नंबर सी। राइट डाउन पॉइंट नंबर सी। Therefore, company's strategy. Therefore, point number C. Company's strategy is partially developed. Therefore, company's strategy is partially developed as a reasoned response. As a reasoned response. As a reasoned response to the unforeseen developments. The reasoned response to the unforeseen developments. To the unforeseen development. मतलब कुछ अनफोर्सिन डेवलपमेंट्स की वजह से हमें शायद लॉजिकल रीजंस के जैसे रेस्पॉन्स देना पड़ेगा और वो रेस्पॉन्स भी हमारे स्ट्रेटजी का क्या बन जाएगा? पार्ट बन जाएगा। मतलब शायद हमारा स्ट्रेटजी हमें थोड़ा बदलना पड़ेगा एज अ रेस्पॉन्स, क्योंकि थिंग्स डिड नॉट टर्न आउट द वे वी हैड एक्चुअली प्लान्ड। दिस अप्रोच इज कॉल्ड एज रिएक्टिव अप्रोच। मतलब सर वो बोलता है स्ट्रेटजी इज जनरली अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ प्रोएक्टिव एज वेल एज रिएक्टिव। स्टार्टिंग फेज प्रोएक्टिव होता है, अगर आपको लगे चीजें वैसे नहीं हो रही है जैसे आपने सोची थी तो आपको थोड़ा रिएक्ट भी करना पड़ेगा। दिस इज हाउ अ कॉम्बिनेशन शुड वर्क। इज दिस क्लियर टू यू? यस और नो? थोड़ा समझ में आया क्या? शुड आई शो यू द आंसर्स नाउ? और आंसर देखने का क्या तुमको? फिर एक कंक्लूजन लिखेंगे। आई जस्ट वांट कि कंक्लूजन के फॉर्म में एक सेंटेंस लिखेंगे अपन, पर वो लास्ट में। ये लिखने से पहले थोड़ा आंसर्स देख लीजिए। चलिए, अलबेला एंड जस्ट बी। 3 क्वेश्चन पूछे यहां पे। पहला वाला अप्रोच कौन कौन सा है? अलबेला का एंड जस्ट बी का। एक का प्रोएक्टिव रहेगा, दूसरे वाले का रिएक्टिव रहेगा। फिर वो बोलेगा उन दोनों को डिस्कस करो, मतलब दोनों के बारे में थोड़े पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे। आंसर देखो जरा। अलबेला इज प्रोएक्टिव इन इट्स अप्रोच, जस्ट बी इज रिएक्टिव। फर्स्ट आंसर खत्म हो गया। नंबर 2, प्रोएक्टिव में देखो उसने जरा क्या लिखा है। ऐसा लग रहा है कि मस्त पॉइंट्स एज इट इज कॉपी कर दिए है। तुम्हारे पास तो पॉइंट नंबर ए भी है अच्छा लिखने के लिए, पूरा लिखना चाहिए। तुम होशियारी मत करो, इधर उनका आंसर डिफाइन करना बहुत मुश्किल है, इसीलिए मैं आपको उतना पार्ट लिखवा के देगा जहां मुझे पता है आईसीआई का आंसर मैच करना चैलेंजिंग है। जो बहुत ही इरेलीवेंट चीज रहेगी मैं खुद ही स्किप कर देगा, आपको बताएगा, मतलब बताएगा, आपको उधर अपना एफर्ट डालने का जरूरत नहीं है। फिर देखो रिएक्टिव, सेम बात बोल रहा है क्या सर? ठीक है, तो कौन सा वाला अप्रोच बेटर है इनके हिसाब से? थर्ड वाला आंसर देखो। In reference to the given case, proactive seems better because Albela had been able to utilize available opportunity and वो जो adverse impact आ सकता था उसको क्या कर पाया? Reduce कर पाया। And सर उसको देखो कौन सा advantage मिल गया? First mover। तुझे क्या पता जस्ट भी बेटर नहीं कर सकता है? अरे बराबर है कि नहीं है?
पर देखो अभी सर आपने ऐसे ऐसे डिसाइड करता है, मैं कुछ नहीं कर सकता है। ऐसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं जहां पे ऐसे अपने कंक्लूजन वो अपने हिसाब से ड्रॉ कर सकता है। बट एक बात सोचो, 5 मार्क का क्वेश्चन है, 1 मार्क रहेगा इसके लिए। अरे तेरे को ओवरऑल 4 नंबर तो मिल गया ना यार। अरे तुम इधर रो नहीं सकते हो कि मेरे को 100% मैच होना चाहिए। सीबीएसई बोर्ड का एग्जाम नहीं है ये, इधर नहीं मैच होता हर चीज 100%, समझा क्या? पर सारा क्वेश्चन भी ऐसा नहीं होता है यार, तो वन ऑफ इट्स काइंड है। गलती हो गया क्या मेरे से तुमसे ऐसा डिस्कस करके क्वेश्चन? समझ में आया क्या तुमको? पक्का 100% कंफर्म? संडे का तुम्हारा होमवर्क क्वेश्चन है यही, यही वापस लिखने का। अरे यही प्रैक्टिस होता है, कुछ और नहीं है। अरे देखो मैं तुमको स्ट्रेटजी लिखने के लिए बोला क्या? नहीं। मैनेजमेंट लिखने के लिए बोला क्या? नहीं। आगे और 2-3 चीजें की, कुछ भी लिखने के लिए नहीं बोलूंगा। जिधर मेरे को मालूम है तुम गलती करने वाला है वही लिखने के लिए बोलूंगा तुमको मैं। तो सर क्वेश्चन आंसर मॉड्यूल क्वेश्चन नंबर 11 इज योर होमवर्क फॉर संडे, इज योर होमवर्क फॉर संडे। टुमारो सैटरडे, आई नो दैट, बट आई एम गिविंग यू होमवर्क फॉर संडे। इज दैट क्लियर टू यू? विल यू राइट दिस आंसर? यस और नो? कैन वी गो नेक्स्ट? चलो अच्छा, ऊपर वाला आंसर देखने का तुमको, वो वाला भी। अरे था ना एक क्वेश्चन और था ना वो, यमी एंड टेस्टी फूड्स। आ जाओ सर। यमी का अप्रोच क्या है? प्रोएक्टिव है। टेस्टी वाला अप्रोच क्या है? रिएक्टिव है। ओके 1 नंबर तो मिल गया तेरे को पॉकेट में, बराबर है कि नहीं है? अब इधर आईसीआई का आंसर, या आईसीआई का एक्चुअल खुद का आंसर है स्टडी मटेरियल में। रीड द फर्स्ट सेंटेंस। अ प्रोएक्टिव स्ट्रेटजी इज अ प्लान्ड स्ट्रेटजी वेयर इज रिएक्टिव इज एन अडेप्टिव रिएक्शन। ये सेंटेंस कहां से उठा है बताऊंगा आपको मैं। नंबर बी, अ कंपनी स्ट्रेटजी इज टिपिकली अ ब्लेंड ऑफ, मतलब इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोएक्टिव एक्शंस ऑन द पार्ट ऑफ मैनेजर टू इंप्रूव। ऐसा लग रहा है कि प्रोएक्टिव का फर्स्ट पॉइंट लिख दिया है। अरे एंड रिएक्टिव का भी फर्स्ट पॉइंट लिख दिया है, बराबर है क्या नहीं है? अगर आपके रिसोर्सेज परमिट करते हैं तो आप प्रोएक्टिव को चूज कीजिए रादर देन रिएक्टिव। अब यहां से वो अपना जजमेंट के हिसाब से आंसर लिख रहे हैं। बीइंग प्रोएक्टिव मतलब आप कुछ नए प्रोडक्ट्स को इंट्रोड्यूस करेंगे, आप कस्टमर्स का थोड़ा एडवांटेज लेने का ट्राई करेंगे फ्रॉम द साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू। एट द सेम टाइम ये जो पॉइंट है ना लास्ट वाला, पॉइंट नंबर 4, जो पॉइंट है ना पॉइंट नंबर 4, ये आपका आखिरी पॉइंट जो अभी लिखने जाएंगे कंक्लूजन है। मतलब कॉम्बिनेशन जोड़ तोड़ करके कैसे भी लिखता है, समझा क्या मेरा बात? नोटबुक में जाओ, राइट डाउन अ कंक्लूजन। चलो प्रोएक्टिव रिएक्टिव हो गया, लिखिए कंक्लूजन। A company uses both proactive and reactive strategies. Conclusion. Company uses both proactive and reactive strategies, comma, proactive strategy, comma, proactive strategy is a planned strategy. Proactive strategy is a planned strategy, whereas proactive strategy is a planned strategy, whereas reactive strategy is a planned strategy, whereas reactive strategy is adaptive reaction. Reactive strategy is adaptive reaction to changing circumstances. Adaptive reaction to changing circumstances. पढ़ो जरा क्या लिखा आपने। मतलब कंपनी दोनों अप्रोच यूज करता है। प्रोएक्टिव जनरली एक प्लान्ड अप्रोच होता है, हम सोच समझ के उस अप्रोच को लगाते हैं। रिएक्टिव ऐसा बोलता है भाई सिचुएशन बदल जाएगी, आपको समझ में आ जाएगा, ऐसा काम नहीं कर सकते, थोड़ा बदलाव लेके आना पड़ेगा। तो नॉर्मली रिएक्टिव इज नॉट दैट प्लान्ड, प्रोएक्टिव इज एक्चुअली प्लान्ड। इज दैट क्लियर टू यू? क्या कंक्लूजन का सेंटेंस समझ में आया? अरे हाँ या ना? एक सेंटेंस और लिखो कंक्लूजन में ही। क्राफ्टिंग अ स्ट्रेटेजी दस, कंक्लूजन का सेंटेंस नंबर 2, crafting a strategy thus involves, crafting a strategy thus involves stitching together, literally stitching है, stitching together a proactive strategy, stitching together a proactive strategy which is based on
which is based on prior successful experience, which is based on prior successful experience and adapting those portions of successful reactions, those portions of successful reactions which were taken by the company, due to change in circumstances, that is reactive strategy. पूरी कहानी वापस रिपीट कर रहा है एक पैराग्राफ में, मतलब आपको स्टिच करना है, मतलब साथ में जोड़ना है दो चीजों को। पहला वाला अप्रोच प्रोएक्टिव, याद करो प्रोएक्टिव में आपने पास्ट में क्या सक्सेसफुली किया था वो लेके आना पड़ेगा आपको, अरे हाँ या ना। फिर जब मार्केट में कंडीशन बदलेगी क्या आप अलग अलग तरीके से रिएक्ट करेंगे, और हर बार आपका रिएक्शन परफेक्ट थोड़ी होगा, कभी कभी आपका रिएक्शन सही जाएगा, कभी कभी आपका रिएक्शन गलत जाएगा। जहां आपका रिएक्शन सही गया है वो आपका रिएक्टिव अप्रोच हो गया, जहां पर आपका प्लानिंग अच्छा था वो आपका प्रोएक्टिव अप्रोच हो गया। दोनों को आप साथ में रखिएगा, इससे आपका एक अच्छा स्ट्रेटेजी क्राफ्ट होगा, डिजाइन किया जाएगा। मतलब वही दोनों अप्रोच को साथ में लिखने का ट्राई कर रहा है, समझा क्या? दिस इज हाउ दे से स्ट्रेटेजी शुड बी पार्टली प्रोएक्टिव एंड पार्टली रिएक्टिव, समझा क्या? This marks the end of our discussion on the word strategy. सिर्फ word strategy यहाँ पे complete होता है, मैनेजमेंट हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था। Are you feeling comfortable guys? आपसे देखो एक ही एक्सपेक्टेशन है, कुछ एरियाज चैलेंजिंग हो गए, जैसे कि आज पार्टली प्रोएक्टिव पार्टली रिएक्टिव वाला पार्ट है, उधर बस हमें थोड़ा समय देने का जरूरत है। देखो वैसे एरियाज पे थोड़ा हम हड़बड़ी करेंगे, जल्दबाजी में खत्म कर देंगे तो आपके लिए बहुत चैलेंजिंग बन जाएगा, बिकॉज क्वेश्चन नॉर्मली उन्हीं एरियाज पे बनाया जाता है जो एरियाज उन्हें लगते हैं बच्चे के लिए ट्रिकी होंगे, लैंग्वेज थोड़ा खराब रहेगा, तो ट्राई टू फ्रेम अ क्वेश्चन देयर। आई एम टेलिंग यू स्ट्रेटेजी पे क्वेश्चन एक्चुअली ज्यादा आना चाहिए पर हार्डली आता है। यू विल सी अ क्वेश्चन मे बी वंस इन 6-7 अटेम्प्ट्स, पार्टली प्रोएक्टिव पार्टली रिएक्टिव हैज बीन आस्क्ड ट्वाइस ऑलरेडी। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? तो ऐसे एरियाज में थोड़ा आपको एफर्ट डालना पड़ेगा, बट अदरवाइज आपका नेविगेशन बढ़िया होगा। आर यू कंफर्टेबल गाइज? That's all for today. I'm gonna leave you early. I told you जिस दिन टॉपिक जल्दी खत्म हो जाएगा जल्दी छोड़ देंगे, बराबर है क्या नहीं है? अरे बोला था ना कल आपको मैंने। थैंक यू, एंजॉय। You need to collect your FM books also, some of you. FM and strategic management का summary book रहेगा. Staff will drop a message today on Telegram. Tomorrow you should be able to collect that from the second floor office, because first floor office पे बाकी books collect होंगे. Only FM and SM जिनका pending रह गया है, to collect the books that will be available on second floor office. There will be a detailed message on Telegram group. Is that clear to you? Thank you guys. Have a good day. Bye bye. Enjoy.